तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 91 के साथ हाजिर हों। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि इवल एम्परर जो होता है हमारे सांगू से कहता है कि तुम यहाँ पर से निकल कर नहीं जा पाओगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी स्क्वाड्स और बहुत सारी आर्मीज और बहुत सारे लोग हैं। तो हमारा सांगू से कहता है कि बेवकूफ बुड्ढे कहेंगे, तुम्हें लगता है कि मेरी बात की समझ नहीं आ रही। मेरे लिए यहाँ पर इस जगह से निकल कर जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर तुम्हारे इस पूरे के पूरे सेक्टर को बर्बाद कर सकता हूँ। मैं एक चुटकी बजाकर तुम्हारे पूरे सेक्टर में जितने लोग हैं सभी को जान से मार सकता हूँ। मैं बस यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा था कि तुम यहाँ पर अपने काफी सारे लोगों की जान बचा सकते हो, लेकिन लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने लोगों को बचाना नहीं है। और इसी के साथ ही मास्टर काफी सा गुस्सा हो जाते हैं, वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा और तुम यहाँ पर हमारे पर दबाव तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। और इसी के साथ सेक्टर लीडर अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग मिलकर अटैक करो, इन लोगों को मार डालो। और सभी लोग एक साथ जंप करते हुए सांगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे आगे जो होते हैं वो सेक्टर लीडर होते हैं और उनके साथ वोंग और जनरल भी होते हैं। तीनों वहां पर सबसे आगे फ्रंट के ऊपर होते हैं, बाकी के सभी सोल्जर उनके पीछे होते हैं। जब वो सभी लोग मिलकर हमारे सांगू के ऊपर अटैक करते हैं तो हमारा सांगू वहीं पर खड़े खड़ी अपनी पावर को रिलीज करता है। जब अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो सारी स्ट्राइक्स जो होती हैं उसकी बॉडी के साथ टकराती हैं, यानी उसकी एनर्जी शील्ड के साथ टकराती हैं और सारी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। जबकि एनर्जी शील्ड इतनी पावरफुल होती है कि उसका जो प्रेशर होता है पीछे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग जो कि उसकी रेंज में आते हैं वो सभी लोग जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और वो सभी लोग जो कि जहां पर कमजोर होते हैं वो सभी के सभी वहां पर उसके साथ हिट होते मर जाते हैं। और इसी के साथ ही इल्टाक भी वहां पर पहुंच जाता है। तो इल्टाक वहां पर आने के बाद कहता है बिग ब्रदर क्या तुम ठीक हो। लेकिन जब वहां पर आकर देखता है तो वोंग और उसका बिग ब्रदर दोनों वहां पर इतनी बुरी हालत में है कि बहुत ही जल्दी वो लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो हमारा वेव किंग जो होता है वो ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि आज ये लड़का है कौन, क्या ये वाकई में एक छोटा लड़का है या फिर एक मॉन्स्टर है। इसने इवल एसोसिएशन के सेक्टर लीडर को इतनी आसानी के साथ पछाड़ दिया और उसका पोता और साथ में उनका जनरल सभी लोग ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े हैं। तुम्हारा सांगू कहता है कि शुक्र है कि तुम भी यहाँ पर आ गए क्योंकि फिर मुझे यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ना था। अब जबकि तुम भी यहाँ पर आ गए तो मैं तुम सभी लोगों को एक साथ ही मार सकता हूँ। तो इल्टाक भी उसे कहता है कि कमीने कहीं के आए तुमने यहाँ पर आकर किया क्या है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, अभी करूंगा। और साथ ही मां सांगू आगे बढ़कर उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे वो इल्टाक बी को एक पंच मारता है तो इल्टाक बी की हालत खराब हो जाती है और साथ ही वो उसे मुंह पर एक पंच मारता है जिससे इल्टाक बी जो होता है उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर गिरता है। तो प्रोटेक्टर उसे कहता है कि ग्रेट मर्डरस वॉरियर क्या आप ठीक हैं। लेकिन मां सांगू से कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ग्रेट मर्डरस वॉरियर यानी इल्टाक बी के वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाने के बाद मां सांगू आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि प्रिंसेस होरियोंग कहां पर है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूंगा कि प्रिंसेस कहां पर है। फाइनली तुम्हें यहाँ पर इस बार में याद तो आया कि हमारे पास यहाँ पर एक पावरफुल कार्ड है। अगर तुम यहाँ पर हमारे पर और इसी तरह अटैक करते रहे तो हम लोग उस लड़की को मार डालेंगे। तुम्हारा सांगू आगे बढ़ता है, उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर तुम यहाँ पर प्रिंसेस को मार भी डालते हो, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसे कोई प्यार व्यार करता हूँ तो ये बात गलत है। मेरा उसके साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक फेवर के लिए आया हूँ। तो मुझे किसी के लिए करना है, मिस डैंग की फैमिली का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अगर मैं यहाँ पर साथ में प्रिंसेस को भी बचा लेता हूँ तो ये समझ लो कि किंग के ऊपर मेरा एक एहसान हो जाएगा। और इसका मतलब यह है कि किंग भी यहाँ पर मेरी बात माने करेगा। अब जल्दी से यहाँ पर बकना स्टार्ट करो कि प्रिंसेस को कहाँ पर रखा है। तो वो उसे कहता है कि लेकिन तुम यहाँ पर आए क्यों हो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मैं यहाँ पर डैंग फैमिली की मिस डैंग जोस की फैमिली का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो वो उसे कहता है कि डैंग फैमिली का तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि बकवास बंद करो, बस ये बताओ कि प्रिंसेस कहाँ पर है, मैं तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा। और साथ ही वो उसकी थोड़ी के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। उसे कहता है कि लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ नहीं मानोगे। और साथ ही सांगू से पंचेस मारना शुरू कर देता है। जब उसे पंचेस मार रहा था तो इल्टाक भी वहां पर उसे कहता है कि रुक जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो सांगू से कहता है तो फिर बताओ कि कहां पर है, जल्दी से बताओ कि प्रिंसेस को कहां पर रखा गया है। तो वो उसे कहता है कि वो इस वक्त नादरम प्रिजन में है, हमारा चीफ प्रोटेक्टर तुम्हें वहां तक ले जाएगा। तो इसी के साथ ही वो उसकी तरफ इशारा करता है। तुम्हारा सांगू जो होता है चीफ प्रोटेक्टर की तरफ देखता है तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है उस प्रिजन का दिखाया जाता है। नादरम प्रिजन जो होती है वो एक पहाड़ के नीचे बनाई गई होती है, बिल्कुल एक केव की तरह होती है। और हमारा डेथ रीपर और साथ में वेव किंग दोनों बाहर खड़े हो जाते हैं, जबकि हमारा सांगू जो होता है वो चीफ प्रोटेक्टर के साथ अंदर चला जाता है। जेल के अंदर वहां पर दिखाते हैं कि होरियोंग जो होती है बेहोश पड़ी होती है। तो प्रोटेक्टर उसे कहता है कि इस लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया था, ये कुछ भी खा पी नहीं रही थी, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और इसी वजह से ये यहाँ पर बेहोश हो चुकी है। तो हमारा सांगू जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जाकर उसे कहता है कि प्रिंसेस क्या तुम ठीक हो। वो उसे हिलाने की कोशिश
कोशिश कर रहा था ताकि वो जागे, लेकिन इसी के साथ उसके चेहरे के ऊपर वही दाने दिखाई देते हैं जो कि हमारे सांगू के चेहरे के ऊपर भी बन गए थे जब उसने वहां पर उस पॉइजन को टच किया था। तो वो कहता है ये तो वही लेप्रोसी वाला पॉइजन है। तो मां सांगू कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इसे कॉप्स पॉइजन देने की। और मां सांगू गुस्से के साथ जब प्रोटेक्टर की तरफ देखता है तो प्रोटेक्टर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है और इसी के साथ ही हमारे प्रिंसेस को होश आ जाती है। वो उसे कहती है कि मुई मुई क्या ये तुम हो? तो मां सांगू से कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, क्या तुम्हें होश आ गई, क्या तुम ठीक हो? और इसी के साथ प्रोटेक्टर जो होता है वहां पर से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। तो सांगू को समझ आ जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई चाल चल रही है। तो सांगू इसी के साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए प्रोटेक्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन प्रोटेक्टर जो होता है उस अटैक से अपने आप को बचा लेता है। वहां पर एक इनविजिबल दीवार होती है जिसको पार करते हुए बाहर निकल जाता है और दीवार खुद बहुत वहां पर बंद हो जाती है और हमारा सांगू जो होता है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। वो ना तो प्रिजन के अंदर ट्रैप हो जाता है क्योंकि वो चारों तरफ से एक माउंटेन ही है, इसी वजह से वहां पर अंदर आने का और कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसी के साथ ही बाहर से वो चीफ प्रोटेक्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर इस पॉइजन की वजह से अफेक्टेड होने वाले हो। हमने प्रिंसेस को पहले यहाँ पर कॉप्स पॉइजन दे दिया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो बुरी तरह से यहाँ पर खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम इस पॉइजन को पहले भी देख चुके हो। इस पॉइजन को हमारी इवल एसोसिएशन ने बनाया था। हमने इस पॉइजन को पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। जिस तरह के पॉइजन को जनरल की बॉडी को, जनरल की फैमिली को दिया गया था, अब वैसा पॉइजन बिल्कुल भी नहीं रहा। अब इस पॉइजन को पहले से ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है और तुम भी यहाँ पर प्रिंसेस की बॉडी के अंदर से पॉइजन को नहीं निकाल पाओगे, टाइम रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे। और साथ ही उसे गुड बाय बोलता है और इसी के साथ ही हमारा सांगू कहता है कहीं वाकई में यहाँ पर प्रिंसेस मरने वाली है, क्योंकि लेप्रोसी वाला जो पॉइजन है ग्रैंडपा ने बड़ी मुश्किल के साथ मेरी बॉडी के अंदर से निकाला था, हालांकि उन्हें अपने एक बाजू को भी काटना पड़ गया था। अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं इस पॉइजन से, इस पॉइजन की को यहाँ पर इसकी बॉडी से कैसे रिमूव करूंगा? तो प्रिंसेस से कहता है कि मुई प्लीज मेरी बात सुनो, ये सब कुछ मेरी गलती है। तो मां सांगू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आए बताओ कि तुमने पैलेस को छोड़ा ही क्यों था? तुमने पैलेस को छोड़कर यहाँ पर भागकर आई क्यों? अब चुपचाप यहाँ पर पड़ी रहो, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालता हूँ और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, तुम्हारे पैलेस में छोड़कर आऊंगा। तो वो उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि तुम यहाँ पर मेरी इस एम्बैरेसमेंट वाली साइड को देख पा रहे हो, मुझे इस हालत में तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं आना था। तुम्हारा सांगू से कहता है कि इसमें एम्बैरेसिंग है ही क्या, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर कोई जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करता है जिसकी वजह से उसे कुछ भुगतना पड़ता है और वो हमेशा उसे याद रहता है। और तुम्हें भी ये सबक हमेशा याद रहेगा कि कभी भी यहाँ पर अपने पैलेस को इस तरह से छोड़कर बाहर मत निकलना। तो प्रिंसेस से कहती है कि अगर मैं अब यहाँ पर मर भी जाती हूँ तो मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी बाहों में मरने वाली हूँ। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त इस तरह की बातें करनी चाहिए। मैं यहाँ पर से तुम्हें सेफली वापस लेकर जाऊंगा तुम्हारे भाई के पास और उसके बाद तुम पैलेस में ही रहना। जबकि प्रिंसेस से कहते हैं कि मैं तुम्हें देखने के लिए घर से निकली थी, क्योंकि मैं हर दिन तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। जब से तुमने पहली बार मुझे पंच मारा था उस दिन से लेकर अभी तक मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं हर रोज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार करती थी कब तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। और उसके बाद मैंने अपने ब्रदर की भी नहीं सुनी और मैं चुपचाप अपने पैलेस को छोड़कर भाग गई ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार तुम्हें देख पाऊं। और इसी के साथ ही उसे कहती है जब मैं मरने वाली हूं तो मरने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुनना, आई लव यू। और इसी के साथ ही वो वहां पर फिर से बेहोश हो जाती है। तुम्हारा सांगू कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है और इसी के साथ साइड के ऊपर से आवाज आना शुरू होती है, जैसे कि वहां पर आसपास की जो दीवारें हैं वो टूटना शुरू हो जाती है। तुम्हारा सांगू कहता है लगता है केव कोलैप्स हो रही है और वेव किंग और डेथ रीपर जो कि बाहर खड़े होते हैं, बाहर का जो दरवाजा होता है वो भी बंद हो जाता है। तो वो दोनों ही कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। जबकि हमारा सांगू जो होता है वो प्रिंसेस को लेकर वहां पर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां पर जो मेन दरवाजा होता है वो क्योंकि पत्थरों से बंद हो गया है तो वो कहता है ये तो और भी बुरा है, दरवाजा तो यहाँ पर बंद हो गया है। और साथ ही वहां पर से केव जो होती है और भी गिर जाती है, जिसकी वजह से हमारे सांगू को वापस से बैक डोर में आना पड़ता है, वो वापस उसी जेल के खाने में आ जाता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 91 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सांगू यहाँ पर प्रिंसेस को लेकर इस माउंटेन के अंदर से कैसे बाहर निकल पाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 92 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सांगू वहां पर फंस चुका है क्योंकि मेन डोर बंद हो चुका है और आसपास के दरवाजे तो है ही नहीं क्योंकि वो एक माउंटेन है। इसी वजह से हमारा सांगू जो होता है प्रिंसेस को वापस से उसी प्रिजन के खाने के अंदर लेकर आ जाता है, प्रिजन रूम के अंदर लेकर आ जाता है। लेकिन जब वो वहां पर प्रिजन रूम में वापस पहुंचता है तो वहां पर आसपास पाइप लगे होते हैं जिसके अंदर से पॉइजन आ जाता है। तो वहां पर स्मोक होता है जो कि पॉइजनस स्मोक होता है, वहां पर स्मोक को छोड़ा जाता है। तो वो स्मोक जो होता है उसको हमारा सांगू महसूस करता है और कहता है कि ये किस किस्म का पॉइजन है। लगता है कि ये लोग यहाँ पर पॉइजन से हमें मारना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो यहाँ पर पहले से पॉइजन को यूज किया हुआ है। जबकि सांगू को बाहर से आवाज आती है, चीफ प्रोटेक्टर उसे कहता है कि हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट पॉइजन छोड़ा है। ये पॉइजन जो है ये डेडली तो नहीं है, लेकिन ये एक सेंसरी पॉइजन है और सेंसरी पॉइजन का तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि ये क्या करता है। तो बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वेव किंग कहता है कि अब यहाँ पर क्या होगा, केव का दरवाजा तो बंद हो गया है, तुम्हारा यंग मास्टर तो अंदर फंस गया है। तो डेथ रीपर कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक ट्रैप था, उन्होंने जानबूझकर हमारे यंग
यंग मास्टर को अंदर भेजा और साथ ही केव का दरवाजा बंद कर दिया है। टोनी वहां पर बाहर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहता है कि यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद उन्हें वहां पर से अंदर से आवाज नहीं आती। तुम्हारा सांगू जो होता है अंदर वहां पर एक नई मुसीबत से जूझ रहा होता है, क्योंकि वो जो पॉइजन उन्होंने छोड़ा था सेंसरी पॉइजन, वो असल में एक सेडेटिव पॉइजन था, यानी कि एक ऐसा पॉइजन था जिससे कि उन दोनों के अंदर की जो भावनाएं होती हैं, सेक्सुअल भावनाएं होती हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। स्पेशली प्रिंसेस जो होती है वो क्यों काफी ज्यादा कमजोर होती है, तो वहां पर ब्लश करना शुरू कर देती है और साथ ही सांगू के चेहरे पे हाथ रखते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पर चाहिए, मुझे चाहिए। तुम्हारा सांगू कहता है कि तुम्हें होश आ गई, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कह रही हो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उसे कहती है कि प्लीज यहाँ पर मुझे गले से लगाओ, प्लीज यहाँ पर मुझे किस करो। तुम्हारा सांगू कहता है कि ये क्या अचानक से, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम क्या कह रही हो। लेकिन प्रिंसेस जो होती है पूरी तरह से वहां पर नशे में दूध तो लग रही होती है, जैसे कि वहां पर उसे सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए। तुम्हारा सांगू वो भी वहां पर ब्लश करना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। और साथ ही वो कहता है कि अचानक से हो क्या रहा है, मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मेरे नीचे के पार्ट में काफी ज्यादा हलचल हो रही है। और इसी के साथ ही मां सांगू कहता है कि आखिर इन लोगों ने यहाँ पर किस तरह के सेंसरी पॉइजन को यूज किया है, मुझे काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है, ऐसा मैं जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं हुआ। और इसी के साथ ही मां सांगू जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर प्रिंसेस की हालत भी काफी खराब होती जा रही है। प्रिंसेस बार बार मुझे एक ही बात कह रही है कि मुझे हक करो, मुझे किस करो, मैं जहां पर क्या करूं। तो इसी के साथ ही हमारा जॉन हो जो होता है यानी डेथ रीपर अपने वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूं, क्या बाहर कुछ हो रहा है। तो वो कहता है नहीं बाहर तो कुछ भी नहीं हो रहा, बस एंट्रेंस बंद हो गई जहां पर से हम लोग एंटर हुए थे। तो हमारा सांगू से कहता है कि प्रिंसेस को यहाँ पर कॉप्स पॉइजन दिया गया है, लेप्रोसी वाला, और साथ ही यहाँ पर एक और पॉइजन छोड़ा गया है जिसे वो सेंसरी पॉइजन कह रहे हैं। क्या तुम्हें यहाँ पर सेंसरी पॉइजन के बारे में कुछ पता है, क्योंकि जब से ये पॉइजन यहाँ पर रिलीज हुआ है प्रिंसेस अजीब सी हरकतें कर रही है। वो कह रही है मुझे हक करो, मुझे किस करो, और मुझे भी यहाँ पर नीचे के पार्ट्स में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो वो उसे कहता है क्या सेंसरी पॉइजन को यूज किया गया है। तो इसी के साथ ही डेथ रीपर उसे बताता है कि सेंसरी पॉइजन जो होता है ये एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है। इस पॉइजन की वजह से आप दोनों की जो इंटरनल भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और आप दोनों को एंड के ऊपर एक दूसरे के साथ सोना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर सही कहूँ कि ये कोई खतरनाक पॉइजन नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भावनाओं को एक्टिव करने के लिए छोड़ा गया है। मुझे लगता है कि उन लोगों का मकसद यही होगा कि वो यहाँ पर प्रिंसेस को फॉल्टेड करें, क्योंकि प्रिंसेस की बॉडी के अंदर पहले से कॉप्स पॉइजन है। अगर आप उसके साथ सोते हैं तो फिर आपको भी वो सेंसरी पॉइजन, आपको भी वो कॉप्स पॉइजन लग जाएगा और आप दोनों की हालत एक जैसी हो जाएगी। तो मां सांगू कहता है कि आयरन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, क्या इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका है। तो जॉन हो से कहता है कि नहीं, फिलहाल के लिए तो इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आपको प्रिंसेस के साथ सोना ही पड़ेगा। इसी तरह से ये पॉइजन जो है वो थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मां सांगू जो होता है प्रिंसेस को अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि उसके पास भी और कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि पॉइजन जो होता है वो उसके दिमाग के ऊपर हावी आ रहा होता है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकलने दो, मैं इन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने यहाँ पर प्रिंसेस के स्टेटस का भी ख्याल नहीं किया कि प्रिंसेस यहाँ पर एक गार्ड के साथ और उन्होंने अंदर यहाँ पर पॉइजन छोड़ दिया। और दूसरी तरफ हमारी मिस शिन जो होती है उसे भी एक झटका लगता है। मिस शिन कहती है कि मुझे यहाँ पर अचानक से एक बहुत ही बुरी सी फीलिंग आ रही है, ऐसे लगता है जैसे कि हमारा सांगू किसी मुश्किल में है, लेकिन उसके साथ बुरा क्या हो सकता है। तो वहां पर सोचते सोचते इसी परेशानी में आगे की तरफ चलती हुई जा रही होती है और कहती है कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए था, अब मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है कि जैसे कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। जब किसी के साथ ही साइड के ऊपर से जूबिन निकल कर आ जाता है, जूबिन उसे कहता है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम सोचते सोचते इतनी ज्यादा परेशान हो के सोचते सोचते तुम कहां तक आ गई हो। तो वो उसे कहता है कि मुझे बताओ तो सही कि आखिर इतनी रात के वक्त तुम इतनी गहराई में क्या सोच रही हो, क्या तुम अपनी सोचों को मेरे साथ शेयर करना चाहोगी, क्योंकि तुम जहां पर चाहे सोच भी रही हो तभी तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। तो मिस शिन उसे कहती है क्या तुम जहां पर मेरा वेट कर रहे थे। तो वो उसे कहता है कि सॉरी, मैं जहां पर तुम्हारा वेट क्यों करूंगा, मुझे लगता है कि तुम जहां पर आई हो, तुम जहां पर मेरे तक खुद चलकर आई हो। तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे तक चलकर क्यों आऊंगी, हम लोग तो इस वक्त अपनी जो हमारे क्वार्टर्स हैं उन क्वार्टर्स में है। तो वो उसे कहता है कि नहीं, तुम इस वक्त अपने क्वार्टर्स में नहीं हो, बल्कि तुम इस वक्त चलते चलते हमारे क्वार्टर्स तक आ गई हो, जहां पर मावेंग पैलेस के लोगों के क्वार्टर्स हैं। तो ये देखती मिस शिन काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है और कहती है कि माफ करना, मैं जहां पर किसी गहरी सोच में थी, इसी वजह से मुझे ध्यान नहीं रहा, प्लीज मुझे माफ करना, मैं भी यहाँ से वापस चली जाती हूँ। तो जैसे ही वो जाने लगती है तो यूबिन उसे कहता है कि जरा रुको, मेरी बात सुनो, क्या तुम यहाँ पर अपनी सोचों को मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहोगे। तो शिन उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ इस बात को शेयर करना चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर किसी दूसरे की बीवी के साथ इस तरह से रात के वक्त बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तो यूबिन उसे कहता है कि मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों की वेडिंग
रिंग सेरेमनी नहीं हुई और मुझे पता है कि तुम दोनों में ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम की शादी है। तो प्रिंसेस सॉरी शिन उसे कहती है कि फॉर्मेलिटीज कौन देखता है, मैं जहां पर अपने दिल से सांगू को अपना हस्बैंड मान चुकी हूं, सिर्फ और सिर्फ वही मेरा हस्बैंड बनने के लायक है, इस दुनिया में कोई और मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता। और पिछले 7 साल से मैं यहाँ पर उसको सर्व कर रही हूँ और इसी वजह से मैं उसे यहाँ पर अपना हस्बैंड ही मानती हूँ। तो ये बात सुनने के बाद यूपिन काफी गुस्सा होता है, फिर साथ उसे कहता है कि आखिर तुम उस गार्ड के साथ क्यों हो, उस गार्ड में ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है, मैं यंग मास्टर हूँ, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। फिर शिनू से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम एक सेक्टर के यंग मास्टर हो और वो सिर्फ और सिर्फ एक बैकडोर गार्ड है और ऊपर से उसकी जुबान भी अच्छी नहीं है क्योंकि उसे तालीम नहीं दी, इसी वजह से वो बड़ी बदतमीजी के साथ बात करता है। लेकिन मैं यहाँ पर उस लोली इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उसी के साथ ही अपनी बाकी की सारी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तो यूपिन उसे कहता है कि तुमने तो यहाँ पर मेरी इंसल्ट ही कर दी, वैसे मैं यहाँ पर उस लड़के की यानी तुम्हारे हस्बैंड की इंसल्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पर तुम इतनी खूबसूरत और मैं तुम्हें उस लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हारा हस्बैंड जो मेरी तलवार के नीचे होगा और उसकी गर्दन मेरी तलवार से कटेगी और उसके बाद तुम्हें इस दिन का बहुत सा पछतावा होगा कि काश तुमने पहले उसे छोड़ दिया होता और मेरी तरफ आ गई होती। तो प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे हस्बैंड से फाइट करने की जरूरत नहीं है और वो भी सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात तो बता दूं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरे हस्बैंड से फाइट में जीत नहीं सकते और सोचना मत कि तुम मेरे हस्बैंड का सर काट सकते हो क्योंकि तुम यहाँ पर ऐसा कर भी नहीं पाओगे। और इसी के साथ ही वहां पर से चली जाती है, जबकि यूबिन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो हमारी शिन जो होती है वहां पर से सोचते सोचते वापस की तरफ आ रही होती है और कहती है पर सांगू जहां पर से वापस आ जाए, उसके वापस आने के बाद मैं उससे कहूंगी कि शादी की सेरेमनी रखते हैं, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हम दोनों की शादी जो ऑफिशियली हो चुकी है, हम दोनों को ऑफिशियली शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि 7 साल हो चुके हैं हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहते हुए। और उसके बाद मैं यहाँ पर उसे अपने पास से दूर नहीं जाने दूंगी, मैं पूरी रात उसे यहाँ पर अपनी बाहों में रखूंगी। यहीं पर से वो जब चलती हुई जा रही होती है तो साइड के ऊपर एक गली के अंदर वही दोनों माँ बेटा दिखाई देते हैं। तो वो कहती है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकालती है और उन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। मूची उसे देखते ही कहता है कि मदर ये तो वही खूबसूरत लड़की है ना, ये तो बहुत ही खूबसूरत लेडी वही है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि हाँ ये वही, और साथ ही उसे कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो हमारी शिनू से कहती है कि मुझे तुम लोगों से मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आप जल्दी से बताओ कि तुम लोग यहाँ पर ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस मेन्यू में क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर कोई ना कोई उल्टा सीधा प्लान बना रहे होगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 92 को एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 93 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गली में हमारे सांगू की मदर और उसका बेटा मूची खड़े होते हैं। तो हमारी शिन ज्योतिया उन दोनों को वहां पर पकड़ लेती है और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर कुछ प्लान तो बना रहे होगे। तो मिस तुम्हारी आंटी उसे कहती है कि नहीं नहीं मिस शिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। तो मिस शिन कहती है तो फिर बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं भी यहाँ पर तुम्हारे बेटे का सर काट दूंगी। तो आंटी उसे कहती है कि माउंटेन में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, वहां पर माउंटेन में बर्फ पड़ रही थी, इसी वजह से हमें यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आना पड़ा और हम लोग यहाँ पर आ गए। तो इसी के साथ शिन जो होती है वो आगे बढ़ती है, अपनी तलवार उसकी तरफ करती है और कहती है कि मैंने तुमसे भी क्या कहा कि झूठ बोला तो तुम्हारा सर कटेगा, और इसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रही हो। अब यहाँ पर ये बताओ कि तुम इतनी दूर यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो माउंटेन जहाँ पर तुम रहती हो वो यहाँ पर से कई 100 किलोमीटर दूर है और तुम वहां पर से इतनी दूर इस ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस वाले एरिया में जॉब करने के लिए आई हो। तो मैं आंटी उसे कहते हैं कि मैं सच कह रही हूँ, प्लीज यहाँ पर मेरी बात को मानो। वहां पर उस जगह के ऊपर खाने को कुछ नहीं बचा था और मैं अपने बेटे के लिए जहां पर उसे अपने साथ लेकर जहां पर आए हूं। रास्ते में भी काफी जगह पर हमने काम किया, लेकिन जहां पर आकर पता चला कि नहीं हमारे लिए जहां पर काम है, तो इसी वजह से हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और जहां पर लॉन्ड्री का काम कर रहे हैं। शिन उसे कहते तो फिर इतनी रात के वक्त तुम दोनों जहां पर इस बैक गली में क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो आंटी उसे कहते हैं कि मेरा बेटा जो है ये काफी बड़ा है, इसकी वजह से इसका पेट भी काफी बड़ा है और इसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो मैं यहाँ पर किचन के अंदर से बचा हुआ खाना लेने के लिए आई थी ताकि यहाँ पर कुछ बचा हुआ खाना मिल जाए और मैं इसे दे सकूं, इसका पेट भर जाए। के हाथ में वहां पर राइस बॉल्स होते हैं, वो राइस बॉल उसके सामने करता है और उसे कहता है कि प्रीटी लेडी क्या तुम इन राइस बॉल्स को खाना चाहोगी। तो मिस शिन अपनी तलवार वापस रख लेती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर इस बात का यकीन कर लेती हूँ कि तुम वाकई में यहाँ पर काम ढूंढते हुए आई हो और तुम अपने बेटे को यहाँ पर चावल दे रही थी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो सारे के सारे इल्जाम मैं तुम्हारे ऊपर डालूंगी और सबसे पहले तुम्हारी गर्दन काटूंगी। इसलिए याद रखना कि यहाँ पर कुछ भी बुरा मत करना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन अगर यहाँ पर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया जिसकी वजह
से मेरे हस्बैंड या फिर मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और मिस शिन जो होती है वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। आंटी उसे थैंक यू बोलती है तो वो कहती है कि अब तुम यहाँ पर मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो। तो आंटी उसे कहती है क्योंकि तुमने यहाँ पर हमें मारा नहीं, तुमने यहाँ पर हमारे बारे में जानने के बाद किसी को बताया नहीं, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिस शिन जो होती है वहां पर से आगे की तरफ चल पड़ती है और साथ उसे कहते हैं कि वापस अपने रूम के अंदर चली जाओ, अगर किसी और ने यहाँ पर तुम्हें देख लिया तो फिर वो लोग तुम्हें मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और आंटी वहां पर सोच रही होती है कि लड़की काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्या करें, हमें यहाँ पर अपने मिशन को तो पूरा करना ही है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से उसी अंडरग्राउंड केव का दिखाया जाता है, उस प्रिजन का दिखाया जाता है। यहाँ पर बाहर ग्रेट मर्डरस वॉरियर और उसके साथ चीफ जो होते हैं वो दोनों छुपकर उसी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं क्या वो अभी तक वहीं पर अंदर ट्रैप है। तो प्रोटेक्टर से कहता है हाँ सर वो अभी तक अंदर ही ट्रैप है, क्योंकि उसके दोनों दोस्त बाहर खड़े पहरा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अंदर ही ट्रैप है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर से बाहर निकल पाएगा। प्रोटेक्टर कहता है कि मैं अभी भी यहाँ पर उसकी एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, वो केव के अंदर ही है। मर्डरस वॉरियर से कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो अंदर वहां पर उसको क्योर करने की कोशिश कर रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि वो उस लड़की को हील कर रहा होगा। तो प्रोटेक्टर से कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर इतनी आसानी के साथ उसे हील कर पाएगा, क्योंकि साथ ही हमने वहां पर सेंसरी पॉइजन को भी डाल दिया था। सेंसरी पॉइजन की वजह से वो अभी तक यहाँ पर एक दूसरे के साथ खेल रहे होंगे और यहाँ पर एक दूसरे को क्योर करने का टाइम नहीं मिला होगा। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी सांगू की बॉडी के अंदर भी, यानी कि उस मुई लड़के की बॉडी के अंदर भी पूरी तरह से पॉइजन फैल गया होगा। तो इल्टाक भी उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ पर अपने गार्ड डाउन करें, यहाँ पर अपने सोल्जर्स को रेडी करो, हम लोग हर वक्त यहाँ पर चौकन्ना रहना होगा, किसी वक्त भी वो अंदर से बाहर निकल सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, या तो वो अंदर मरेगा या फिर वो अंदर से बाहर निकल सकता है, इसलिए अपने सोल्जर्स को आगे भेजो, उस केव को चारों तरफ से घेर लो। तो ग्रेट मर्डरस वॉरियर अपने सोल्जर्स की टीम को आगे भेजता है ताकि वो उस केव को पूरी तरफ से चारों तरफ से घेर ले। तो डेथ रीपर जो होता है वो आसपास महसूस करता है और कहता है देखो तो जरा यहाँ पर इवल एसोसिएशन के कमीने लोग किस तरह से क्रॉल करते हुए इस केव को घेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। केव किंग कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर इस बात को देखकर काफी हैरान हो रहा हूँ, ये लोग अपने आप को इवल एसोसिएशन के डेविल्स कहते हैं और देखो जरा किस तरह से ये लोग यहाँ पर लुढ़कते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, डर डर कर, जैसे कि अभी यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा खतरा हो। तो इसी के साथ ही डेथ रीपर जो होता है एक वॉइस मैसेज भेजता है और वॉइस मैसेज जो होता है वो हमारे सांगू के लिए होता है। वो उसे कहता है कि इस वक्त इवल एसोसिएशन की एक आर्मी की टुकड़ी हमारी तरफ आगे बढ़ रही है, लगता है कि वो हमारे पर अटैक करने वाले हैं, वो इस केव को चारों तरफ से घेर रहे हैं। तुम्हारा सांगू जो होता है अंदर अपना काम खत्म कर चुका होता है, दोनों अपने कपड़े पहन रहे होते हैं। तुम्हारा सांगू से कहता है कि उन्हें आने दो, जैसे वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तब तक मैं भी यहाँ पर रेडी हो जाऊंगा, क्योंकि ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, मैंने प्रिंसेस की बॉडी को पूरी तरह से हील कर दिया है। तो फिर से बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इल्टाक भी और प्रोटेक्टर दोनों खुद भी वहां पर उन सोल्जर्स के साथ झुकते हुए नीचे की तरफ क्रॉल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो वेव किंग उनकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि इन सभी को देखकर ऐसे लगता है जैसे कुछ कीड़े मकोड़े ग्राउंड के ऊपर रेंग रहे हों, जबकि डेथ रीपर उससे कहता है कि हाँ मुझे भी यहाँ पर इनके ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, ऐसे लगता है जैसे कि कुछ कमीने लोग यहाँ पर डर के मारे अपनी तशरीफ खसकाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बात सुनते इल्टाक भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग खड़े हो जाओ और इनके ऊपर अटैक करो, पहले तो इन दोनों को मार डालो। और सभी लोग बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो डेथ रीपर और वेव किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ होता है, लेकिन इसी के साथ ही हमारे डेथ रीपर को वहां पर एक आवाज आती है और ये आवाज वो पहले भी महसूस कर चुका है। तो वो कहता है कि ये तो इनविंसिबल स्वर्ड की यानी विंड एंड थंडर स्वर्ड की आवाज है। और इसी के साथ ही वो स्वर्ड जो होती है बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई आती है और आकर केव के दरवाजे के साथ टकराती है और वहां पर केव के अंदर जितने पत्थर वहां पर जिन केव के दरवाजे को ब्लॉक किया होता है वो सारे के सारे टूट जाते हैं। और साथ ही रास्ते में से तलवार जो होती है वहां पर जितने लोग उसके सामने आते हैं वो सारे के सारे उसके साथ कट जाते हैं और मर जाते हैं। आपको पता ही है कि सांगू जो है वो अपनी थंडर एंड विंड स्वर्ड को अपनी एक सोच से भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो एनर्जी के साथ कंट्रोल की जा सकती है। तो फिर साथ ही वो तलवार सांगू के पास वापस उसके हाथ में आ जाती है, क्योंकि सांगू खुद भी वहां पर केव के अंदर से बाहर निकल आता है। वो अपनी तलवार अपने हाथ में पकड़ता है सामने की तरफ देखता है उन लोगों की तरफ और साथ ही सांगू कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम सभी लोग तो यहाँ पर केव के बाहर ही खड़े हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम सभी को ढूंढने के लिए फिर से तुम्हारे पीछे जाना पड़ता है और तुम लोग अभी तक भागे नहीं, इसका मतलब यह कि तुम सभी लोग अब मरने के लिए तैयार हो। इल्टाक भी उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, और बाकी के सभी गार्ड वहां पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो इल्टाक भी अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और इस कमीने को मार डालो। और अब यहाँ पर वो सभी लोग जम करते हुए सांगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि सांगू जो होता है वो डेथ रीपर और वेव किंग से कहता है कि जल्दी से प्रिंसेस को कवर करो, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक ही काम करना है, प्रिंसेस को बचाना है, बाकी सबको मैं संभाल लूंगा। और साथ ही सांगू वहां पर अपनी थंडर एंड विंड पावर को रिलीज करता है, जिससे वहां पर थंडर एंड विंड का एक टोर्नेडो बनता है और वहां पर से बहुत सारी स्ट्राइक्स निकलती है जो कि सोल्जर्स के ऊपर पड़ना स्टार्ट होती हैं। जो सोल्जर उसके साथ टकराता है वहीं पर मर जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ डेथ रीपर प्रिंसेस को कवर करके खड़ा होता है ताकि वो प्रिंसेस को भी बचा सके। और सांगू आगे की तरफ बढ़ता जाता है, रास्ते में उसके जितने सोल्जर्स आते हैं वो सभी को मारते मारते आगे बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ ही ग्रेट मर्डरस वॉरियर इल्टाक भी जो होता है वो अपने आर्चर से कहता है कि तीरंदाज कहां पर हो, जल्दी से इस लड़के के ऊपर तीरों की बरसात करो। और इसी के साथ ही वो लोग तीर बरसाना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर से बहुत सारे तीर जो होते हैं वो निकलकर हमारे सांगू की तरफ
भागे पा रहे होते हैं। तो मां सांगू जो है अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाओ, और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन तीरों को वहां पर ब्लॉक करता है। तो काफी सारे तीर उसके साथ ब्लॉक होते हैं और काफी सारे तीर ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, और एक तीर जो होता है वो डेथ रीपर के पास गिरता है। तो वो उसे कहता है कि यंग मास्टर आपको इन तीरों से बचना होगा, इन तीरों के ऊपर पॉइजन लगाया गया है, अगर तीर आपको हिट किया तो फिर आप यहाँ पर पॉइजनाइड हो जाएंगे। तो सांगू से कहता है कि तुम्हें बस यहाँ पर प्रिंसेस को बचाना होगा, प्रिंसेस को लेकर केव के अंदर चले जाओ, जब तक यहाँ पर सब कुछ बाहर से क्लियर नहीं होता तब तक तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। और वो तीरंदाज फिर से वहां पर तीरों को लोड करते हैं और फिर से तीर रिलीज करते हैं, जबकि मां सांगू कहता है कि अब यहाँ पर इन सभी को मरना होगा, क्योंकि उसका मर्डरस इंटेंट दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि मर्डरस एनर्जी अभी भी उसकी बॉडी के अंदर ही होती है। और वो मर्डरस एनर्जी जैसी वहां पर एक्टिवेट होती है, मां सांगू कहना शुरू कर देता है मैं सभी को मार डालूंगा, सभी को मार डालूंगा। और वहां पर एक बड़ा सा टोर्नेडो बनता है, और उस टोर्नेडो के साथ मां सांगू वहां पर आसपास जितने लोग होते हैं उन सभी लोगों को उसके साथ हिट करना शुरू करता है। तो सांगू बिल्कुल एक गार्ड की तरह आसमान में वहां पर उड़ रहा होता है, और वहां पर से अपने हाथों के अंदर से थंडर पावर को रिलीज कर रहा होता है, साथ ही उसके हाथ में उसका ब्लेड होता है। और वहां पर से जब वो अपने थंडर ब्लेड के अंदर से बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है, तो वो वेव्स इतनी पावरफुल होती हैं कि आसपास जिस भी चीज के साथ टकराती हैं वो वहीं पर कट जाती है, वहीं पर मर जाती है। यहां तक कि इल्टाक बी भी उससे नहीं बच पाता। इल्टाक बी जैसी वहां पर उस वेव के साथ टकराता है तो उसकी बॉडी भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो मां सांगू जो होता है वो कहता है कि अब सभी लोग यहाँ पर मरेंगे, कोई भी नहीं बच पाएगा। ये सारा मसला तभी हल हो सकता है जब यहाँ पर पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन को बर्बाद कर दिया जाए, सभी लोगों को मार दिया जाए। इसलिए मुझे यहाँ पर किसी एक इवल बैस्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ना, मैं सभी को मार डालूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 93 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन को तबाह बर्बाद कर देना और सभी को मार देने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन तो जरूर आएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड्स एंड स्कार्स की एपिसोड 94 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सांगू जो होता है वो बेजर्क हो जाता है और वहां पर की पूरी डिमोनिक कल्ट को बर्बाद करना शुरू कर देता है, और वहां पर अपनी जो विंड पावर होती है और साथ में अपनी थंडर स्वर्ड होती है उसको यूज कर रहा होता है। विंड एंड थंडर स्वर्ड को यूज करते वहां पर जितने भी लोग उसके बीच में आते हैं सभी लोग मारे जाते हैं। तो हमारा सांगू जो होता है वहां पर किसी एक को भी नहीं छोड़ रहा था, चाहे वहां पर आम लोग हो या फिर उनकी फैमिली के लोग हो या फिर जहां पर सोल्जर्स हो या फिर जहां पर जनरल हो, सभी लोग उसकी तलवार के साथ टकराने के बाद वहीं पर मर रहे होते हैं। और देखते ही देखते वहां पर पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन के अंदर धमाके होना शुरू हो जाते हैं। वहां पर जितनी बिल्डिंग्स होती हैं सारी की सारी तबाह हो जाती हैं। वेव किंग, प्रिंसेस और डेथ रीपर तीनों ही वहां पर से पहले बाहर निकल आते हैं और जो देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वेव किंग कहता है कि ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर एक गार्ड जहां पर इनके ऊपर आकर एट्रीब्यूशन दे रहा हो, इनको पूरी तरह से सजा दे रहा हो। एक लड़का यहाँ पर अकेले पूरी की पूरी इवल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे तबाह बर्बाद कर सकता है। सांगू जो होता है इवल एसोसिएशन को पूरी तरह से तबाह बर्बाद करने के बाद बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो लोग उसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो। तो मां सांगू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जबकि प्रिंसेस उसे कहती है कि मुई मुई मुझे बताओ क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब लगता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। जबकि वेव किंग वहां पर सोच रहा था कि इस लड़के की पावर्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस जैसा एक मॉर्टल जहां पर ये सब कुछ कर सकता है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई मॉर्टल नहीं है बल्कि एक इमॉर्टल गार्ड है, क्योंकि इसने यहाँ पर इवल एसोसिएशन जिसके पास यहाँ पर आसपास के बहुत सारे सेक्टर्स की सपोर्ट थी और इस वक्त यहाँ पर सेक्टर के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स मौजूद थे, सभी के सभी सोल्जर्स को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया। इवल एसोसिएशन के अंदर कोई एक मेंबर भी जिंदा नहीं बच पाया। इसके साथ ही साइड के ऊपर सुने एक लड़की की आवाज आती है, तो वहां पर साइड के ऊपर माय प्रिंसेस की मेड होती है, तो वो नौकरानी उसे आवाज देती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या शुक्र है कि ये अभी तक जिंदा है, और प्रिंसेस भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सो ही शुक्र है कि तुम जिंदा हो। यहाँ पर से जो नेक्स्ट सीन होता है हमें ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है कि ये लोग वहां पर सब वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो मिस शिन जो होती है वो सबसे पहले सांगू के साथ लिपट जाती है और उसे कहते हैं कि तुमने क्या कर दिया। तो मां सांगू से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा वेट करवा दिया। तो वो उसे कहते हैं कि आखिर वहां पर हुआ क्या। तो मां सांगू से कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही मां सांगू जो होता है वो वहां पर दरवाजे बेड के ऊपर बैठ जाता है। तो मिस शिन कहती है कि ये कैसे ठीक हो सकता है, तुम जहां पर मुझे बताओ ना ये सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है, हिवाली एसोसिएशन का क्या हुआ, तुमने उन लोगों के साथ क्या किया। तो उसे कहता है कि मैंने सभी लोगों को मार डाला, पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन को मैंने तबाह बर्बाद कर दिया है। तो ये बात सुनते मिस शिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो हमारा सांगू से कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा, सभी के सभी लोग मर गए हैं। तो मिस शिन कहती है क्या इसने पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन को ही बर्बाद कर दिया, और बाकी के सभी लोग जो वहां पर मौजूद नहीं थे वो भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो प्रिंसेस कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी गलती है, अगर ये वहां पर मुझे बचाने के लिए नहीं आता तो ये सब कुछ नहीं होता। तो शिन उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है और प्रिंसेस उसे कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पर उन लोगों के साथ जो कुछ भी है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर मिंग एम्पायर की प्रिंसेस को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती की थी, उन लोगों ने यहाँ पर गद्दारी की है। अगर
मेरे भाई जो कि किंग है उसे पता चलता है कि उन्होंने यहाँ पर मुझे किडनैप किया, तो वो भी यहाँ पर इवल एसोसिएशन के खिलाफ यही करता, उनको पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट करवा देता। तो अगर सांगू ने यहाँ पर ये सब कुछ किया है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इसको बुरा भला कहना चाहिए। इसने जो कुछ भी किया उसकी जिम्मेदारी मिंग एम्पायर लेगा। मिस शिन उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि सभी लोग प्लीज यहाँ पर से बाहर चले जाओ, मैं यहाँ पर इसके साथ अकेले रहना चाहती हूँ। तो वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद वहां पर से बाहर चले जाते हैं। तो मिस शिन कहती है कि किसी को भी अंदर मत आने देना। वो वहां पर डेथ रीपर और हमारे जो डेथ गॉब्लिन होता है उनसे कह रही होती है कि किसी को भी अंदर मत आने देना, जब तक मैं यहाँ पर अंदर मौजूद हूँ कोई अंदर नहीं आएगा। और साथ ही यंग मास्टर भी रूम से बाहर नहीं जाएंगे और सभी लोग वहां पर से बाहर चले जाते हो। तो मिस शिन उसे कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आज तुम यहाँ पर रूम के अंदर ही रहो, जब तक ये ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती तुम रूम से बाहर नहीं निकलोगे। तो सांगू उसकी बात सुनने के बाद कहता है लेकिन मैं यहाँ पर अंदर रहकर क्या करूंगा। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो ब्लड लस्ट निकल रहा है इस मर्डरस एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। अगर बाहर किसी ने तुम्हारी मर्डरस एनर्जी को देख लिया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर से कितनी सारी मर्डरस एनर्जी निकल रही है। हाँ, सांगू से कहता है कि तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे यहाँ पर चुपचाप बैठे रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर बाहर जरूर जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में आने वाले डिसाइपल्स किस तरह से फाइटिंग कर रहे हैं। तो शिन उसे कहती है कि दिमाग खराब हो गया है क्या, इतनी सारी मर्डरस एनर्जी के साथ अगर तुम बाहर जाओगे तो यहाँ पर जितने भी टैलेंटेड डिसाइपल्स आए वो सारे अपनी तलवारें तुम्हारी तरफ कर लेंगे, चाहे वो मीडियम लीग के लोग ही क्यों ना हो। मीडियम लीग के लोग भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि मर्डरस एनर्जी के साथ यहाँ पर पैदा होना ही एक बहुत बड़ा क्राइम है और तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी मर्डरस एनर्जी है, वो लोग कभी भी इस बात को टॉलरेट नहीं करेंगे। तुम्हारा सांगू से कहता है कि अगर उन लोगों ने यहाँ पर अपनी तलवारें मेरी तरफ की तो फिर मुझे यहाँ पर अपनी तलवार उठाकर उन सभी को मारना पड़ेगा। यही इवल एसोसिएशन के लोगों ने भी किया था, उन लोगों ने भी अपनी तलवारें मेरी तरफ की थी, इसी वजह से मैंने उन्हें कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया। तो मिस शिन उसे कहते हैं कि यही तो तुम्हारी गलती है कि तुम यहाँ पर पहले अटैक करते हो और उसके बाद सोचते हो। सांगू से कहता है लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी मर्डरस एनर्जी है। ये मर्डरस एनर्जी खुद तो मैंने नहीं मांगी थी। अगर यहाँ पर मेरे पास मर्डरस एनर्जी है इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं हमेशा कुछ बुरा ही करूंगा। उन लोगों ने बुरा किया था इसी वजह से मैंने उन्हें मार डाला, मैं यहाँ पर हर किसी को मारता तो नहीं फिरता। तो मिस शिन उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है। तो सांगू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पर उन लोगों ने खुद अपनी मौत को दावत दी थी। एक तो उन लोगों ने डैंग फैमिली के साथ गलत किया और दूसरा उन लोगों ने मेरे खिलाफ अपनी तलवारें उठाई और प्रिंसेस को भी किडनैप किया, इसी वजह से उन लोगों को मेरे हाथ से मरना पड़ा। इसके अलावा मैं यहाँ पर उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करता, यानी कि मैं यहाँ पर किसी को जानबूझकर तो नहीं मारता। तो मिस शिन उसकी बातें सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें सेफ देखना चाहती हूँ और साथ ही उसे कहती है कि मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी जियो जिस तरह तुम्हारे ग्रैंडपा चाहते थे कि तुम यहाँ पर एक आम जिंदगी जियो। क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक आम जिंदगी जिए, क्यों ना हम लोग यहाँ पर से कहीं दूर चले जाएं। तुम यहाँ पर अपने दुश्मन बनाना कब बंद करोगे? ऐसे करते करते तुम यहाँ पर इतने सारे लोगों को अपना दुश्मन बना लोगे कि वो सभी लोग तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे घूमते फिरेंगे। और शिन वहां पर अपने आंसू पहुंचते और साथ उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर अपने मर्डरस एनर्जी को कंट्रोल करो, एक बार हम लोग यहाँ पर स्पारिंग कंपटीशन को खत्म कर लें, ये जरा ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस जो है खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर से दूर चले जाएंगे। मैं, तुम, ग्रैंडपा, मास्टर माबॉक, हम सभी लोग यहाँ पर से कहीं बहुत ज्यादा दूर चले जाएं, किसी जंगल में जाकर रहेंगे जहाँ पर कोई भी ना आता हो, जहाँ पर कोई हमें पहचानता ना हो, जहाँ पर कोई हमसे आकर फाइट ना करे, कोई हमें यहाँ पर मजबूर ना करे, तुम्हारी मर्डरस एनर्जी को निकालने में मजबूर ना करे। हम लोग ऐसी जगह के पर रहेंगे जहाँ पर हम लोग सुबह के वक्त निकले तो हमें यहाँ पर पंछियों के लहलहाने के चहचहाने की आवाज आए, हमें यहाँ पर निकलता हुआ सूरज दिखाई दे, डूबता हुआ सूरज दिखाई दे, ना कि हर वक्त लोग जो कि तलवारें लेकर हमारे पीछे घूम रहे हैं। मुझे एक ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि यहाँ पर ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद तुम मेरे साथ एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए किसी शांत जगह के पर चलोगे? तुम्हारा सांगू से कहता है कि पहले मुझे अपनी माँ को ढूंढना होगा, जब तक मैं अपनी माँ के स्टेटस को कंफर्म नहीं कर लेता कि वो जिंदा है या मर गई हैं, तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और जब मुझे पता चल जाएगा मैं तुम्हारे साथ वो जिंदगी जीने के लिए जंगल में चला जाऊंगा। मिस शिन उसे कहती है तो क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम्हारी मॉम के पता चलने के बाद तुम मेरे साथ जाओगे? तो वो कहता हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो मिस शिन कहती है तो फिर ठीक है, रूम के अंदर ही रहना, रूम से बाहर मत निकलना। और वहां पर से बात खत्म करने के बाद मिस शिन ज्योतिया प्रिंसेस के रूम में जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि ये रूम तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन प्लीज प्रिंसेस आपको एडजस्ट करना होगा, आपको इसी रूम में रहना होगा। तब तक ये कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाती तब तक आप यहाँ से वापस नहीं जा सकती। और आपके भाई को यहाँ पर से मैसेज भिजवा दिया गया है, वो जल्दी अपने सोल्जर्स को आपको लेने के लिए यहाँ पर भेज देंगे। ऊपर से यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट और म्यूरियम पीपल हैं, वो सभी लोग बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं, इसी वजह से प्लीज अपने रूम से बाहर मत निकलिएगा। आपको यहाँ पर अपने रूम से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, या आपकी सेफ्टी के लिए आपको रूम के अंदर ही रहना होगा। प्रिंसेस उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत और साथ ही बहुत ही समझदार औरत है, वाकई में यहाँ पर सांगू के साथ होने के लायक है, उसकी वाइफ होने के लायक है। प्रिंसेस उसे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं बिना सोचे अपने घर से बाहर निकल आई, मैं यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड को पसंद करने लगी हूँ, इसी वजह से मैं उसे देखने के लिए घर से निकली थी। प्लीज मुझे माफ कर देना कि वहां पर हमें एक सेंसरी पॉइजन दिया गया था, जिसकी वजह से मेरे और तुम्हारे
हमारे हस्बैंड के बीच में वो सब कुछ हो गया, प्लीज उसके लिए हमें माफ कर देना। तो ये बात सुनते मिस शीन उसे कहते हैं कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर क्या हुआ और पॉइजन की वजह से तुम लोगों ने आपस में क्या किया। फिलहाल के लिए मेरे लिए यहाँ पर तुम्हारी और यंग मास्टर की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जबकि तुम और यंग मास्टर दोनों सेफ हो तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और साथ ही उसे कहते हैं ठीक है अब तुम यहाँ पर रुको। और इसी के साथ ही वो रूम से बाहर आती है और रूम से बाहर आने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है उसने अभी भी यहाँ पर क्या कहा कि उन दोनों को वहां पर वो करना पड़ा, इसका मतलब यह है कि उसने मुझसे पहले उसके साथ ये सब कुछ कर लिया। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 94 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स की एपिसोड 95 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सांगू वापस आ जाता है लेकिन उसे रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मिस शिन को दिखाता है कि वो मिस डैंग के पास खड़ी होती है और उसे कहता है कि तुम्हें तो अब यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा बदला ले लिया गया है, तुम्हारे दिल में अब यहाँ पर कोई भी ग्रज नहीं रहना चाहिए क्योंकि यंग मास्टर ने यहाँ पर वहां पर जाकर इवल एसोसिएशन के सभी लोगों को मार दिया है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि इवल एसोसिएशन के सभी लोगों को मार दिया। तो वो उसे कहता है कि हाँ उसने यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया, तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। तो मिस डैंग उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और इसी के साथ शिन उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर शांत हो जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। मैंने यंग मास्टर को भी रूम के अंदर बंद कर दिया ताकि कोई भी उसकी मर्डरस एनर्जी को यहाँ पर पहचान ना पाए। तो मिस डैंग और बिस्तर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि प्लीज यहाँ पर जाकर यंग मास्टर को मेरा थैंक यू बोलना कि उसने यहाँ पर मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर और मार्कबॉक जो होते हैं वो दोनों भी भागते हुए इसी कॉन्फ्रेंस की तरफ आगे बढ़े होते हैं। ग्रैंडफादर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि हमारे सांगू ने उनके थंडर एंड विंड ब्लेड को यूज किया है। तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आगे की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं और माँ बाप कहते हैं कि सर प्लीज शांत हो जाएं, यहाँ पर उसके पास कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि एक वजह खो, मुझे लगता है कि यहाँ पर उसके पास कोई वजह होगी, उस बेवकूफ ने यहाँ पर थंडर एंड विंड ब्लेड को यूज किया, जबकि मैंने उसे कहा भी था कि थंडर एंड विंड ब्लेड जो है ये हमारी फैमिली की जिम्मेदारी है और हम लोग यहाँ पर ऐसे ही इसको किसी को भी मारने के लिए यूज नहीं कर सकते। उस लेटर के अंदर क्लियरली लिखा हुआ था कि उसने पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन को बर्बाद कर दिया है। तो माँ बाप उनसे कहते हैं कि सर मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से इवल एसोसिएशन के लोगों को उसने मारा है, क्योंकि इवल एसोसिएशन के लोग भी कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं। तो मास्टर से कहता है कि उसकी साइड लेना बंद करो, मैं कब तक यहाँ पर उसकी साइड लेता रहूंगा या फिर उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करता रहूंगा, कब तक मैं यहाँ पर उसको छोड़ता रहूंगा। मुझे लगता है कि उसके हाथ में यहाँ पर थंडर एंड विंड ब्लेड देना ही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। एक लड़का जिसकी बॉडी के अंदर मर्डरस इंटेंट है, जो किसी वक्त भी यहाँ पर पागलों की तरह लोगों को मारना शुरू कर देता है, मुझे यहाँ पर उसे रोकना ही होगा और उसके पास जाकर ब्लेड वापस लेना होगा। अगर उसकी डिमोनिक एनर्जी वहां पर ड्रैगन कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी के सामने आ जाती है तो फिर सोचो उसके साथ क्या होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि वहां पर ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी लोगों को मार डाले, क्योंकि थंडर एंड विंड ब्लेड के अंदर इतनी पावर है कि वहां पर सभी लोगों को भी मार डालेगा। तो माँ बाप उसे कहते हैं कि सर क्या आप यहाँ पर इस तरह सोचना बंद करेंगे, आप तो यहाँ पर अपने पोते को एक कातिल समझ रहे हैं। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि बस करो, तुम यहाँ पर बार बार मुझे यहाँ पर खामोश करवाने की कोशिश कर रही हो और उसकी तरफदारी करना बंद कर दो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर उस लड़के को ऐसे ही छोड़ दूं, मैं कमीने इंसान को ऐसे छोड़ दूं जो कि इतना पावरफुल है कि जिसे मैं भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसे कोई भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा अगर वो बेसर्क हो जाता है। तो माँ बाप उसे कहते हैं कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए कि हमारे यंग मास्टर कोई ऐसे इंसान नहीं है जो बिला वजह किसी की जान ले लेंगे। तो इसी के साथ ग्रैंडफादर वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं ही बेवकूफ हूँ जो यहाँ पर उसे रोकने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुमने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी जो रिपोर्ट हमें मिली है? उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि उसने वहां पर इवल एसोसिएशन के एक बंदे को जो कि मर चुका था, उसके सर के ऊपर इतनी बार पांव मारा कि उस बेचारे का सर वहां पर फूट गया, उसके यहाँ पर हड्डियां भी टूट गई और साथ ही उसने एक बंदे को इतने ज्यादा पंचेस मारे कि हालांकि वो मर चुका था लेकिन उसके बावजूद उसे पंचेस मारता रहा। क्या तुम्हें लगता है कि कोई नॉर्मल इंसान इस तरह का कोई काम कर सकता है? इसका मतलब यह कि वो बेजर्क हो चुका था, उसकी इवल एनर्जी उसको कंट्रोल कर रही थी जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। तो मास्टर मॉबॉक कहते हैं कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि उसने यहाँ पर क्रूरलिटी दिखाई है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मरने वाला था वो तो पहले मर चुका था और अगर उसके बाद मरने के बाद उसका सर फोड़ा गया है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। तो ग्रैंडफादर चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ कहेगी, अगर तुम्हें यहाँ पर उसे उसका साथ देना है तो फिर यहाँ से वापस दफा हो जाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ एक नौकर और घर जाओ जाकर सफाई का काम करो, मैं यहाँ पर से अकेले जाकर अपने पोते को संभाल लूंगा। तो मास्टर मॉबॉक उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि मास्टर जी आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो दोनों फिर से वहां से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जबकि मास्टर मॉबॉक कहता है कि ये बुढ़ा खुसर तो कुछ ज्यादा स्टबर्न है, मुझे लगता है कि ये वहां पर जाकर उसको कंट्रोल करके ही रहेगा। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन में ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के वेन्यू
का दिखाया जाता है, जहां पर तीनों बड़ी फोर्सेस पहुंच जाती है। म्यूरियम लीग के सेक्टर लीडर, साथ में महावैक पैलेस के लोग और माचे के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो सभी लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले वहां पर सेक्टर लीडर जो होते हैं वो ग्योगलिब से कहते हैं कि मैं जहां पर तुमसे पहले नहीं पहुंच पाया, मैं पहले जहां पर आता तुम सभी लोगों को ग्रीट करता, प्लीज मुझे माफ करना। तो ग्योगलिब उसे कहता है कोई बात नहीं मास्टर, मुझे यहाँ पर आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। और वो दोनों वहां पर आपस में हाथ मिलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैंडसम और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहे हो। फिर साथ ही पीछे से वहां पर मावेंग पैलेस के लोग भी आ जाते हैं। तो जब मावेंग पैलेस के लोग वहां पर आते हैं तो ये लोग आके बढ़ते जाके उनको ग्रीट करने के लिए किंग मोरियोंग वहां पर खुद आते हैं। किंग मोरियोंग जब वहां पर से उतरते हैं तो हमारे सेक्टर लीडर उनसे कहता है कि हमें आपको यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मावेंग पैलेस के किंग मोरियोंग खुद यहाँ पर आए हैं। किंग मोरियोंग भी उसे कहते हैं कि हमें भी इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को इस तरह के इवेंट्स करते रहना चाहिए ताकि हम सभी लोग जितने पावरफुल फोर्सेज है वो सभी के हेड्स एक दूसरे से मिलते जुलते रहें और इस तरह बातचीत भी हो जाती है। जब किसी के साथ सेक्टर लीडर उसे कहता है कि क्या आप यहाँ पर अपनी वाइफ को अपने साथ नहीं लेकर आए, क्वीन मोरियोंग को भी अपने साथ लेकर आते, यानी गू ग्योहा की बात हो रही है। तो वो उसे कहता है कि मैंने आपकी वाइफ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है कि बहुत ही खूबसूरत है और उनकी आवाज भी बहुत ज्यादा प्यारी है, काश वो भी यहाँ पर आपके साथ आई होती और मैं उनसे भी मिल पाता। तो गू ग्योहा जो होती है वो वहीं पर कार्ड के अंदर ही बैठी होती है और अंदर से बोलकर उसे कहती है कि सेक्टर लीडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर दी, लेकिन यहाँ पर लोग ज्यादा है इसी वजह से मैं बाहर आकर आपसे नहीं मिल सकती, इसलिए प्लीज यहाँ पर इस बात को समझिएगा। तो म्यूरियम लायंस लीडर उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं मैं इस बात को समझता हूँ। और इसी के साथ ही ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं कि प्लीज आप सभी लोग अंदर आ जाए, मैं आप सभी लोगों को आपके डॉर्म रूम्स दिखा देता हूँ ताकि आप सभी लोग वहां पर जाकर रेस्ट कर सकें, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, हम लोग अपनी मीटिंग को भी स्टार्ट करेंगे। म्यूरियम लायंस लीडर जो होते हैं अपने रूम में आते हैं तो वहां पर आने के बाद सबसे पहले वो सांगू के बारे में पूछते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर उनके सामने मिस डैंग, मिस शिन और साथ में मास्टर बुक खड़े होते हैं। तो वो उससे कहते हैं कि वो अपने रूम के अंदर है। तो वो कहता है क्या वो अपने रूम के अंदर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने रूम के अंदर ही हो, मुझे नहीं लगता कि वो अपने रूम के अंदर होगा, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो उसे कहते हैं सर यहाँ पर कुछ हुआ था, इसी वजह से उसे उसके रूम के अंदर बंद कर दिया गया और उसे वहां पर से निकलने की इजाजत नहीं है। ये बात सुनते ही मास्टर कहते हैं क्या ऐसा क्या हो गया है। तो इसी के साथ ही मिस शिन जो होती है वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए कहती है कि सर हम यहाँ पर आपको यही बात बताना चाहते हैं कि हमने उसे यहाँ पर रूम के अंदर इसलिए बंद किया ताकि मावेंग पैलेस के लोगों के सामने ना आए, क्योंकि वहां पर गू ग्योहा है और गू ग्योहा को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, इसी वजह से हमने उसे रूम के अंदर बंद कर दिया है। तो लायंस लीडर उसे कहते हैं ये तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया कि तुम लोगों ने उसे रूम के अंदर बंद कर दिया, वरना वो यहाँ पर पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस को खराब कर देता मावेंग पैलेस के लोगों को देखकर। तो मास्टर बुक उसे कहता है कि सर यहाँ पर एक और भी कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है जो हम लोग आपको बताना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो गया है, तो क्या यहाँ पर किसी ने कोई मुश्किल काज किया, क्या यहाँ पर उसने तो नहीं मुश्किल काज कर दी, यानी उसने कोई ऐसा कुछ कर दिया है जो कि यहाँ पर बताने लायक है। तो मास्टर बुक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपको क्या कहूँ कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो मास्टर उसे कहता है कि अब जल्दी से बता भी दो कि हुआ क्या है। तो इसी के साथ ही उसे सारी बात बता देते हैं कि इवल एसोसिएशन के ऊपर अटैक कर दिया, हमारे सांगू ने जाकर उसको बर्बाद कर दिया है। जबकि मां सांगू अपने रूम के अंदर बैठा होता है, सोहो जो होती है बाहर आकर चिल्ला रही होती है कि मुझे यंग मास्टर मुझे से मिलना है, लेकिन वहां पर डेथ रीपर और हमारा रेड गॉब्लिन जो होते हैं उसे अंदर जाने से मना कर रहे होते हैं और कहते हैं नहीं तुम अंदर नहीं जा सकती। डेथ रीपर उसे कहता है कि जहां तक कि प्रिंसेस भी अंदर जाकर यंग मास्टर से नहीं मिल सकती, तुम यहाँ पर कैसे जा पाओगी। तो सोहो कहती है लेकिन ऐसा क्यों। तो वो उसे कहते हैं क्योंकि उसे रेस्ट की जरूरत है। तो सोहो कहती है अगर उसे यहाँ पर कोई बीमारी है या कोई चोट लगी है तो फिर मेरे ग्रैंडपा के पास उसे जाना चाहिए, ग्रैंडपा उसे हील कर सकते हैं। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि नहीं ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे कोई डिवाइन फिजिशियन ठीक कर सके। तो सोहो कहती है तो फिर मुझे अंदर जाने दो, जाकर देखने दो, वो कुछ हफ्ते तक यहाँ पर नहीं था और उसके बाद अब वापस आया तो तुम लोग यहाँ पर मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। तो दोनों से कहते हैं कि नहीं तुम अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। जबकि मां सांगू अंदर बैठा वहां पर ध्यान लगा रहा था और वहां पर उनकी आवाजें भी सुन रहा था कि वो लोग वहां पर आपस में बहस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 95 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे और क्या होने वाला है। जब ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि आंटी ने वहां पर बॉम्ब्स भी प्लांट किए हुए हैं। तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग, स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 96 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि मां सांगू अपने रूम के अंदर बंद है और इसी के साथ ही म्यूरियम लायंस लीडर को भी ये बात पता चलती है कि उसने जाकर इवल एसोसिएशन के ऊपर अटैक कर दिया है। तो इसी के साथ मिस शिन उसे वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए बताती है कि मैं यहाँ पर आपको सारी बात बताने वाली हूँ कि उसने जाकर पूरे के पूरे इवल एसोसिएशन को बर्बाद कर दिया है। मैंने सारी बात यहाँ पर मिस डैंग को नहीं बताई, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इसी वजह से मैंने आपको सारी बात बताई है। लायंस लीडर उसे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया
मुझे यहाँ पर सारी बात बताने के लिए, लेकिन लगता है कि यहाँ पर मुश्किल काज होने वाली है। तो इसी के साथ ही मिस शिनु ने वहां पर सफाइयां दे रही होती है कि यहाँ पर इवल एसोसिएशन के लोगों ने सब कुछ पहले स्टार्ट किया। उन्होंने यहाँ पर प्रिंसेस होरियोंग को किडनैप किया ताकि वो सांगू को वहां पर चारा डालकर उसे वहां पर लेकर जा सके, ताकि वो उसे मार सके। इसी वजह से उन लोगों ने प्रिंसेस होरियोंग को किडनैप किया था। तो प्रिंसेस को किडनैप करने और साथ ही वहां पर ब्लड कॉर्प्स पॉइजन बनाने के जुर्म में हमारे सांगू ने सभी लोगों को सजा दी है, क्योंकि यहाँ पर जनरल यानी कि रेड गॉब्लिन की पूरी फैमिली को भी जो पॉइजन दिया गया था वो पॉइजन भी उन्हीं लोगों ने बनाया था। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे यंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और ऊपर से मिस डैंग की फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ भी इवल एसोसिएशन के लोगों ने किया था। तो मास्टर से कहते तो फिर मुझे एंड रिजल्ट बताओ कि वहां पर क्या हुआ, कितने लोग मरे और कितने बचे हैं। तो मिशन कहते हैं कि एक भी नहीं बच पाया, उसने पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन में जितने लोग थे सभी को मार डाला है, एक सर्वाइवर भी नहीं है। तो ये बात सुनते ही म्यूरियम लाइस लीडर जो होते हैं वो अपना सर पकड़ लेते हैं और कहता है कि मैं इस बच्चे का क्या करूं। तो मास्टर बुक कहते हैं कि मास्टर, तो वो कहते हैं कि नहीं, फिलहाल के लिए जाओ, मुझे फिलहाल के लिए और कोई भी रिपोर्ट नहीं सुननी, तुम लोग यहाँ पर से जा सकते हो। और वो लोग जो होते हैं वहां पर से निकल जाते हैं। इसी के साथ अगले दिन का सीन दिखाते हैं जब वहां पर ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस फाइनली स्टार्ट होने वाला है। तो सभी लोग अपने अपनी जगह के ऊपर बैठ जाते हैं, सभी को अलग अलग स्टेज दी गई होती है, यानी कि तीनों सेक्टर्स जो होते हैं उनको अलग अलग स्टेजेस वहां पर दी गई होती हैं और उनके लीडर्स जो होते हैं अपनी अपनी स्टेजेस के ऊपर बैठे होते हैं। ग्यूहा भी वहां पर बैठी होती है और इसी के साथ सभी लोग जो होते हैं वो इस अरीना में की तरफ आके बाड़े होते हैं। कुछ डिसाइपल्स जो होते हैं जो कि यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पर फाइट देखने के लिए आए होते हैं। तो वेव किंग भी वहीं पर होता है। तो वेव किंग कहता है कि फाइनली यहाँ पर मैं अपनी म्यूरियम अलायंस के जो 3 पावरफुल सेक्टर्स हैं उनके जो यंगस्टर हैं उन लोगों की फाइट देखने वाला हूँ। यही वो यंगस्टर्स हैं जो कि हमारा फ्यूचर बनने वाले हैं, यानी कि फ्यूचर में हम सभी लोगों को यही रिप्लेस करेंगे। तो रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर से चले जाना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से क्यों जाऊंगा, मैं तो यहाँ पर फाइट देखकर ही जाऊंगा जब मुझे फ्री में यहाँ पर टिकट मिल गया है। तो जबकि हमारे सांगू को भी दिखाता है कि हमारा सांगू अपने रूम में बैठा होता है और वहां पर ध्यान लगा रहा होता है, जबकि मिस शिन उसे कहती है कि चुपचाप बैठे रहो, ये सोचना मत कि मैं तुम्हें यहाँ पर से बाहर जाने दूंगी। तो वो कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर जाकर देखने दो ना, यंगस्टर्स वहां पर फाइट करने वाले हैं, मुझे भी जाकर देखना, मैं यहाँ पर बैठ बैठ कर बोर हो गया हूँ। शिन उसे कहते हैं कि नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर से अभी भी यहाँ पर बहुत सारी मर्डरस एनर्जी निकल रही है, जब तक तुम्हारी बॉडी से मर्डरस एनर्जी निकल रही है तब तक तो तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। अगर किसी ने वहां पर इस बात को सेंस कर लिया तो सभी लोग जो आपस में फाइट करने वाले हैं वो तुम्हारी तरफ अपनी तलवारें उठा लेंगे। अंगू से कहता है लेकिन मैंने इसे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया। तो वो कहती है लेकिन मैं अभी भी यहाँ पर इसको सेंस कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको सेंस कर सकती हूँ तो दूसरे सेक्टर्स के यंग मास्टर, तो दूसरे सेक्टर्स के लीडर्स जो है वो भी बड़ी आसानी से इसको सेंस कर पाएंगे। चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो और बैठकर यहाँ पर कल्टीवेट करो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमीनी हो, तुम यहाँ पर से मुझे बाहर नहीं जाने दे रही। और इसी के साथ ही बाहर से धमाका हो जाता है, उन्हें धमाके की आवाज आती है। तुम्हारा सांगू और शिन दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये अचानक से धमाके की आवाज कहां से आई है। वो दोनों भागते हुए खिड़की की तरफ जाते हैं और खिड़की से जाकर देखते हैं कि वहां पर अरीना के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ होता है और उस धमाके के बाद वहां पर से बहुत सारा धुआं उठ रहा होता है। सांगू वहां पर जाना चाहता है तो शिन उसे कहते हैं नहीं, तुम नहीं जा सकते। तो वो कहता है मुझे वहां पर जाकर देखना होगा कि वहां पर क्या हुआ है, शायद मैं किसी की मदद कर पाऊं। तो शिन उसे कहते हैं नहीं प्लीज वहां पर मत जाओ। सांगू कहता है कि आखिर मसला क्या है, तुम यहाँ पर मुझे चाहती हो कि मैं यहाँ पर बैठकर सारी सिचुएशन को अंदर बैठकर एनालाइज करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमें वहां पर जाकर मिस डैंग की और अलायंस लीडर उन लोगों की जान बचानी होगी, वो सभी लोग वहां पर खतरे में है, हमारे दोस्त भी वहां पर हैं, वो लोग भी यहाँ पर खतरे में हो सकते हैं। तो मिस शिन उसे कहते हैं लेकिन अगर वहां पर जाने के बाद किसी ने तुम्हारी पावर्स को नोटिस कर लिया तो फिर तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। तुम्हारा सांगू से कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मैं वहां पर चुपचाप जाऊंगा, अपनी एनर्जी को सप्रेस करके वहां पर जाकर अंकल और बाकी सभी लोगों को देखूंगा, अगर वो ठीक हुए तो चुपचाप मैं वापस आ जाऊंगा। तो शिन कहते हैं पहले मुझसे वादा करो कि वहां पर जाने के बाद तुम अपने थंडर एंड विंड ब्लेड को यूज नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सांगू कहता है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही उसे कहते हैं फिर मुझसे वादा करो कि जैसे वहां पर तुम देख लोगे कि मिलिट्री एडवाइजर मिस डैंग और साथ में हमारे अंकल यानी कि हमारे अलायंस लीडर जो है वो ठीक है, उसके बाद तुम वापस आ जाओगे। तो सांगू से कहता है ठीक है मैं वापस आ जाऊंगा। तो मिस शिन से कहता है कि मुझसे एक और वादा करो कि वहां पर जाने के बाद अपने दुश्मन को देखने के बाद भी तुम अपनी मर्डरस एनर्जी को कंट्रोल करोगे। तो सांगू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या ग्यूहा भी वहां पर आई है। तो वो उसे कहते हैं हाँ ग्यूहा भी वहां पर आई है। तो ये बात सुनने के बाद सांगू से कहता है अच्छा ठीक है मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं करूंगा। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ सीन दिखाता है जहां पर आंटी और साथ में उसका बेटा मूची दोनों ही वहां पर अरीना को छोड़कर भागते हुए जा रहे होते हैं। तो मिस शिन उनका पीछा करती है और उन दोनों को वहीं पर रोक लेती है और कहती है कि रुक जाओ, तुम लोग कहां पर जा रहे हो। और इसी दौरान हमारी मिस शिन की तलवार जो होती है वो आंटी के कंधे के अंदर जाकर धंस जाती है और आंटी जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो मूची आंटी को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो इसी के साथ ही उसे भी एक जबरदस्त किक मारती है जिससे वो भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो शिन उनसे कहते हैं कि कमीनी मैंने तुमसे क्या कहा था कि यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, क्योंकि मैं जहां पर तुम्हारे पर नजर रखे हुए थे और तुमने जहां पर वो कारी दिया जिसका मुझे डर था, तुमने जहां पर एक्सप्लोजिव्स को यूज किया और तुम यहां पर से भागकर जाने वाली थी। तो इसी के साथ ही आंटी उसे कहते हैं कि मैंने अपना बदला ले लिया, अब अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते
सकती हो। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन अरीना का दिखाते हैं जहां पर हमारा सांगू जो होता है वो अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था। वो अपनी वाली स्टेज की तरफ जाता है जहां पर हमारे म्यूरम लायंस लीडर जो होते हैं और मिस डैंग जो होते हैं वो लोग घिरे तो होते हैं लेकिन वो लोग ठीक होते हैं। हमारा सांगू वहां पर जाता है कहता है कि आप सब लोग ठीक हो, तो वो कहते हैं कि हाँ हम लोग ठीक हैं। और साथ ही उनसे पूछते हैं बाकी सभी लोगों का क्या, तो सांगू से कहता है कि मुझे लगता है कि जहां पर जो एक्सप्लोजन हुआ है वो मेन स्टेज के नीचे हुआ है जहां पर मावेंग पैलेस के लोग बैठे हुए थे। मुझे लगता है कि इस एक्सप्लोजन का मकसद मावेंग पैलेस के लोगों को मारना या फिर उनको जख्मी करना था। वो लोग जो है वो बुरी तरह जख्मी हुए हैं। तो इसी के साथ अलायंस लीडर से कहता है क्या है जहां पर ये सब कुछ किया किसने होगा, कौन हो सकता है ऐसा, जो जहां पर तो एक बहुत ही बड़ा मसला होने वाला है। और इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है वहां पर नीचे की तरफ देख रहा होता है। वहां पर सामने गू ग्योहा होती है। गू ग्योहा भी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरी होती है और काफी जख्मी होती है। तो वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वो धमाके की वजह से बेहोश हो गई थी। तो वो लोग वहां पर उसे हील करते हैं। तुम्हारा सांगू कहता है कि गू ग्योहा वहां पर, और साथ ही वहां पर उस लड़के की तरफ देखता है जिसे वो कुत्तों का कातिल कहता है। तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये गू ग्योहा का बेटा है। उसी तरफ माजे के लोग होते हैं, वो माजे के लोगों को देखता है। तो वहां पर जब वो माजे के यंग मास्टर गॉगलिप की तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये बंदा तो माजे के साथ बहुत मिलता जुलता है, इसका मतलब यह है कि ये उसका बेटा हो सकता है। गू ग्योहा उठने के बाद सबसे पहले तो इल्जाम लगाना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, अलायंस लीडर यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक हुआ है, इसका मतलब यह है कि तुमने तो नहीं करवाया, कहीं तुमने यहाँ पर ये सारे का सारा जाल तो नहीं बिछाया हुआ था। तो अलायंस लीडर से कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करवाया। और इसी के साथ साइड के ऊपर से आवाज आती है। मिस शिन कहते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने ये सब कुछ किया है, तुम्हारे कल्प्रिट्स ये दोनों लोग हैं। और वो उन दोनों को वहां पर अंदर ले आती है और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इनके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। तो यूबिन उसे कहता है कि तुम्हें इस बात कैसे कंफर्म है कि इन दोनों ने ये किया होगा। तो वो कहते हैं कि मैंने इनके पर नजर रखी हुई थी, ये लोग काफी ज्यादा सस्पिशियस है और साथ ही यहाँ पर से भागकर जा रहे थे, तो मैं इन दोनों को पकड़कर ले आई हूँ। मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इनसे पूछोगे तो जो खुद ही तुम्हें बता देंगे कि इन लोगों ने यहाँ पर ये सब कुछ किया है और इनके पास अपनी कोई वजह हो सकती है, तो वो तुम लोग खुद ही इनसे पूछ सकते हो। और मिशन उन दोनों को वहां पर बैठाकर खुद जंप करते हुए अपने लोगों की तरफ चली जाती है। जब वो अपने लोगों की तरफ जाती है और जाकर सांगू का हाथ पकड़ लेती है तो यूबिन जो होता है वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसी के साथ ही मिशन सांगू से कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी देखना था वो सब कुछ यहाँ पर आकर देख लिया, अब चलो यहाँ पर से चलते हैं, तुम यहाँ पर खड़े मत रहो। तुम्हारा सांगू से कहता है जरा रुको तो सही, मैं यहाँ पर इन लोगों को पहचानता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने इन दोनों लोगों को कहीं पर देखा है, इस लड़के और इसकी माँ को मैंने पहले कहीं पर देखा है। मिशन से कहता है कि ये लोग इसी मिलिट्री कॉन्फ्रेंस अरीना में ही रह रहे थे, यानी कि यहाँ पर साफ सफाई और लॉन्ड्री का काम कर रहे थे, तुमने यहीं पर कहीं पर इन लोगों को देखा होगा। जबकि हमारा सांगू सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इस आंटी को कहीं ना कहीं पर तो देखा है और उसके बेटे को भी कहीं पर देखा है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 96 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या यहाँ पर हमारे सांगू की मदर को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाएगा या फिर हमारे सांगू को पता चल जाएगा कि ये उसकी माँ है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड्स एंड स्कार्स की एपिसोड 97 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस शिन जो होती है वो सांगू की मदर और साथ में मूची उन दोनों को पकड़कर उनके सामने लाकर रख देती है और कहती है कि यही तुम्हारे कल्प्रिट्स हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यूबिन जो होता है अपनी पावर्स को यूज करते हुए, अपने हाथ की एनर्जी को यूज करते हुए आंटी को अपनी तरफ खींचता है। तो आंटी उड़ती हुई सीधी उसके हाथ में चली जाती है, उसको गले से पकड़ता है और उसे कहता है कमीनी औरत कही कि बता तूने ये क्यों किया है। जबकि मूची भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि मेरी मदर से अपने गंदे हाथ दूर रखो, मेरी मदर को छोड़ दो। जैसे वो की तरफ आगे बढ़ता है तो यूबिन अपने दूसरे हाथ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे उस बेचारे के कुछ दांत भी टूट जाते हैं और वो बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है। तो उसके गिरने के बाद हमारे यूबिन की बहन आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि मैं इस बेवकूफ को पहचानती हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम इसे कैसे पहचानती हो। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इसको इसी तरह से पहचानती हूँ कि ये दोनों माँ बेटा जो है ये हमारे यहाँ पर आसपास, यानी कि हमारे जहाँ पर कैबिन थे, हमारे कैबिन के आसपास ही वहां पर लॉन्ड्रिंग का काम करते थे, वहां पर खाना सर्व करना और साथ में कपड़े धोना इन दोनों माँ बेटे का काम था। और वहां पर आसपास मुझे काफी बार दिखाई भी दिए और इसके अलावा ये लड़का मुझे देखकर लार टपकाता रहता था। इस बेवकूफ बच्चे का नाम मूची है और ये इसकी मदर है। तो हमारा सांगू जब वहां पर उसका नाम सुनता है तो उसे भी याद आ जाता है कि जब वो लेप्रोसी की बीमारी के साथ 2 साल पहले जंगल से गुजर रहा था तो वहां पर इस आंटी ने अपने पास से उसे राइस बन दिए थे। तो हमारा सांगू कहता है कि ये तो वही दोनों हैं। तो यूबिन उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये बेवकूफ है, तो फिर ये बेवकूफ और इसकी माँ यहाँ पर ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। तो इसकी बहन उसे कहती है मुझे कैसे पता होगा कि इन लोगों ने यहाँ पर ये बॉम्ब्स कैसे प्लांट किए और इनका ये क्या प्लान था। और उसमें से यूबिन जो होता है वहां पर मदर का गला दबाना स्टार्ट करता है और उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुमने ये सब कुछ क्या किया है, तुम्हारा मकसद क्या था, तुम यहाँ पर किसको टारगेट कर रही थी, तुम किसको मारना चाहती थी, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। तो आंटी जो होती है उसकी बात सुनने के बाद उसके मुंह पे पर थूक देती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कौन बताता है कि यहाँ मेरा मकसद क्या था, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। तो इस बात से हमारा यूबिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ ही वो आंटी को एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे उठाकर पीछे की तरफ पटक देता है। तुम्हारा सांगू ऊपर से सब कुछ बस देख रहा होता है। मिस शिन उसे कहते हैं कि सांगू प्लीज यहाँ पर
से चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन हमारा सांगू वहां पर आंटी की तरफ देख रहा होता है, किस तरह से बुरी हालत में वो ग्राउंड के ऊपर पड़ी है, उसके मुंह से खून बह रहा होता है। जबकि गू ग्योहा जो होती है उसे पहचान लेती है और आगे बढ़ती है और कहती है ये तो वही कमीनी कुतिया है, इस कमीनी कुतिया को यहाँ पर देखो, इसने ये सब कुछ क्या कर दिया। जबकि इसी के साथ ही वो भी गू ग्योहा की तरफ देखती है, तो इसी के साथ ही गू ग्योहा उसे कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कमीनी अभी तक जिंदा है, तुम तो वाकई में कॉकरोच की तरह हो, तुम मरने का नाम ही नहीं लेती। तो आंटी इसी के साथ उठकर बैठ जाती है और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर कैसे मर सकती हूँ, जबकि तुम्हारी जैसी घटिया औरत अभी तक जिंदा है, जब तक तुम यहाँ पर मर नहीं जाती तब तक मैं यहाँ पर कैसे मर सकती हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड मर गए, तो मैं यहाँ पर इस बात का बदला तो लेकर रहूंगी। और यूपिन फिर से वहां पर आंटी को गले से पकड़ लेता है और उसे उठाता और कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी माँ की इंसल्ट नहीं कर सकती। और गू ग्योहा भी चिल्लाकर कहती है कि बेटा इसको मार डालो, इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दो, ये कमीनी घटिया औरत, इसको मार डालो। जबकि हमारी आंटी जो होती है उसे कहती है कि हाँ मुझे मार डालो, हाँ तुम लोग मुझे मार सकते हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर मुझे नहीं मारा तो ये ग्रज कभी भी खत्म नहीं होगा, मैं यहाँ पर अपना बदला लेकर रहूंगी। तुमने यहाँ पर मेरे हस्बैंड के साथ जो कुछ भी किया, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मेरे से छिन गया, मैं यहाँ पर इसका बदला तुमसे हमेशा के लिए लेकर रहूंगी। तो हमारा डेथ रीपर जो होता है जब उसकी आवाज सुनता है तो वो कहता है कि मैं इसकी आवाज को पहचानता हूँ, ये कुछ जानी पहचानी लगती है। इसी के साथ ही आंटी वहां पर कहती है कि मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मर नहीं सकती, क्योंकि मैं जब तक तुम्हें मार नहीं डालती मैं अपने हस्बैंड किंग ऑफ डेथ का बदला लिए बिना यहाँ पर से नहीं मरने वाली। और ये बात जैसी हमारा सांगू सुनता है कि ये यहाँ पर डेथ किंग की बात कर रही है, क्योंकि वो उसका डैड था, तो ये बात सुनती हमारे सांगू को भी झटका लगता है। तो आंटी कहती है अगर तुम यहाँ पर चाहती हो कि मैं अपना बदला लेने के लिए दोबारा ना आऊं तो मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मुझे नहीं मारोगे तो मैं वापिस आऊंगी। और इसी के साथ ही हमारी गू ग्योहा चलाकर कहते हैं कि बेटा इस कमीनी को मार डालो। और जैसे यूपिन वहां पर उसको मारने लगता है, इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है वो चिल्लाते हुए जंप करते हुए नीचे की तरफ उतरता है और कहता है कि मेरी माँ को छोड़ो। और साथ ही वहां पर आकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे ही वो आकर यूबिन को एक पंच मारता है तो यूबिन भी उसके अटैक के साथ हिट होने के बाद पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। गू ग्योहा चलाकर कहते हैं कि यूबिन बेटा क्या तुम ठीक हो, और वो सभी लोग भागते हुए यूबिन की तरफ चले जाते हैं। जबकि हमारा सांगू जो होता है वो अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है। और ये देखने के बाद गागलिंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, अब ये यंग लड़का कहां पर से आया जो कि आकर जिसने यूबिन को पंच मार दिया। हमारा सांगू जो होता है वहां पर अपनी माँ की रस्सी खोलता है और उसे कहता है कि मैडम क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो। तो सांगू कहता है क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, आज से 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। वो कहती है कि नहीं मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है। जबकि मूची उसे कहता है कि मम्मी मम्मी मुझे याद है, ये कौन है, ये वही अगली ब्रदर है जो कि बहुत ज्यादा गंदा दिखाई देता था, जिसे बीमारी हो गई थी, आपने कहा था कि इसे एक इन्फेक्शन हो गया है, ये तो वही ब्रदर है, लेकिन अब ये पहले से काफी ज्यादा हैंडसम हो गया है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि 2 साल पहले जंगल में मैं तुम्हें मिला था, तुमने मुझे पोटैटो राइस बॉल दिया था। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मुझे याद आ गया, लेकिन तुम्हारी बीमारी तो खत्म हो गई और तुम्हारे चेहरे के स्कार्स भी खत्म हो गया, तुम पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गए हो, मुझे लगता है कि अब तुम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो इसी के साथ ही डेथ रीपर भी वहां पर नीचे उतर आता है और उसे कहता है कि मैडम क्या आप ठीक हैं। तो वो उसे कहते हैं कि अब तुम कौन, मैं तुम सभी लोगों को नहीं पहचानती। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि मैडम क्या आप वाकई में मुझे नहीं पहचानती, और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर डेथ किंग का जैसी वो इतनी बात कहता है तो वो उसे कहती है तुम डेथ किंग के डिसाइपल थे, तुम मुझे मिले थे आज से 17 साल पहले। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैडम मैं वही हूँ, मैं डेथ किंग का डिसाइपल हूँ। तो मिशन कहती है अगर यहाँ पर ये डेथ किंग की वाइफ है तो इसका मतलब यह है कि ये सांगू की मदर है, ये मेरी सासू माँ है। तो आंटी भी वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि जॉन हो मुझे तो इस बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अभी तक जिंदा हो। बाकी के सभी लोग भी वहां पर इस बात से काफी हैरान होते हैं। तुम्हारा सांगू से कहता है कि क्या तुम्हारा नाम जियोम, अभी वो इतना ही कहता है। तो इसी के साथ ही आंटी उसे कहती है कि हाँ मेरा नाम जियोम म्योंग हुआ है, तुम यहाँ पर मेरा नाम कैसे जानती हो। तो सांगू अपने पास से वही जो नेकलेस होता है वो निकालकर उसके सामने करता है, कहता है क्या तुम इस नेकलेस को पहचानती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं इस नेकलेस को पहचानती हूँ, ये नेकलेस मैंने खुद बनाया था और इसके 2 टुकड़े करके मैंने एक अपने हस्बैंड डेथ किंग को दिया था और एक अपने बेटे के गले में डाल दिया था। तो साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और कहता है कि मैंने अपने बेटे को मुई का नाम दिया, मैंने उसे मुई का नाम इसलिए दिया ताकि वो यहाँ पर इस माहौल में जिंदा रह सके, चाहे वो यहाँ पर कितना ही इंटेंस माहौल क्यों ना हो, वो एक प्लैंकटन की तरह यहाँ पर जिंदा रह सके। सांगू भी वहां पर रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मदर फाइनली तुम यहाँ पर मुझे मिल ही गई। तो मदर भी रोना शुरू कर देती है और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुम मेरे बेटे हो। डेथ रीपर उसे कहता है कि हाँ यही तुम्हारा बेटा, इसका नाम डोंगबेंग मुई है, ये तुम्हारा और मास्टर गोजिन का बेटा है। जब बाकी के सभी लोग जब बात सुनते हैं स्पेशली गो ग्योहा, तो वो कहती है कि क्या उस कमीने गोजिन का एक बेटा भी था और ये इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि अब यहाँ पर इतना पावरफुल हो चुका है कि इसके बेटे ने यहाँ पर मेरे बेटे को एक पंच मारकर पीछे दीवार में फेंक दिया। तो मदर वहां पर होते हुए अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे तो इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी तक जिंदा हो और तुम यहाँ पर देखो तो कितने बड़े हो चुके हो, अपनी माँ के सामने किस तरह से बैठे हो, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तुम्हें जिंदा देखकर। तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बुरी है, प्लीज अपनी माँ को माफ कर देना कि तुम्हारी माँ को तुम्हें छोड़ना पड़ा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया लेकिन तुम अभी तक जिंदा और तुम सर्वाइव कर पाए हो। गू ग्योहा जो होती है वहां पर उन दोनों का मदरली लव देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती
कहती है कि ये देखो अब यहाँ पर गोजिन का बेटा भी जिंदा होकर आ गया है, इस कमीनी को यहाँ पर जो कि मुझसे बदला लेना चाहती है, अब यहाँ पर उसका बेटा भी आ गया है। तो इसी के साथ ही वो कहती है कि सभी लोग यहाँ पर किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और इन दोनों कमीनों को मार डालो। और यहीं पर से मदर जो होती है अपनी पास का एक सीन दिखाती है जहाँ पर सोल्जर्स उसके पीछे लगे होते हैं और वहां पर वो अपने बेटे को, उसके अपने छोटे से बेटे को घास के अंदर वहां पर दबा देती है, उसके ऊपर पत्ते डालकर उसे कहती है कि बेटा यहीं पर रुकना, तुम्हारी माँ जल्दी वापस आएगी। और साथ ही वहां पर गार्ड्स उसके करीब पहुंच जाते हैं तो वो अपने गले से नेकलेस उतार कर उसके गले में डाल देती है और साथ ही वहां पर से कहती है कि बेटा तुम्हारी माँ जल्दी वापस आने वाली है, बस तुम यहाँ पर रहकर का मेरा इंतजार करना, चुप रहना, रोना मत। और जल्दी से भागती हुई साइड के ऊपर चली जाती है और गार्ड्स उसका पीछा करते उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो बेचारी वहां पर से कभी वापस नहीं आ पाती क्योंकि गार्ड्स होते हैं वहां पर से उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद से जाकर उस ब्रोथल के अंदर बेच देते हैं। हमारा सांगू बेचारा वहीं पर रह जाता है और उसके बाद वो गलियों में पला बड़ा और इस तरह बड़ा होकर उसके सामने खड़ा है। तो जैसे वहां पर यूपिन फिर से हमारे सांगू और उसकी मदर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही मदर जो होती है वो सांगू के आगे आ जाती है, यानी कि वो जल्दी से घूमकर अपने आप को सांगू के सामने कर देती है ताकि यूपिन का पंच जो है उसकी बॉडी के साथ टकराए, वो अपने बेटे को वहां पर मरता हुआ नहीं देख सकती। इसी वजह से वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उस धमाके के बाद दिखाता है कि सांगू और उसकी मदर दोनों उड़ते हुए पीछे जाकर काफी दूर तक गिरते हैं और सांगू की मदर जो होती है वो पंच की वजह से बहुत ही बुरी तरह से हिट होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 97 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या सांगू की मदर यहाँ पर मर जाएगी, तभी तो यहाँ पर इमोशनल ट्रामा होगा, तभी तो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होगी। कौन कौन चाहता है कि सांगू की मदर इस पंच से बच गई हो, कमेंट करके बता देना। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 98 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब सांगू और उसकी मदर दोनों वहां पर आपस में प्यार जता रहे होते हैं और एक दूसरे से माफी मांग रहे होते हैं तो वहीं पर यूपिन निकल आता है। यूपिन यहाँ पर एक जबरदस्त पंच मारता है तो मदर नहीं चाहती कि उसके बेटे को यहाँ पर वो हिट लगे, इसी वजह से मदर अपनी बॉडी को सांगू की बॉडी के सामने कर देती है, उन्हें अपनी बॉडी के साथ सांगू को कवर करती है, जिसकी वजह से वो पंच उसकी मदर को पड़ता है। दोनों उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरते हैं। मिशन हमारा रेड गोब्लिन सभी लोग भागते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उनसे कहता है कि आप लोग ठीक हैं, जबकि यूपिन जो था वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था कि उसने यहाँ पर पंच मारकर उसकी माँ को मार दिया और गू ग्योहा भी वहां पर सोच रही होती है कि अब तो कमीनी यहाँ पर जरूर मरेगी, मेरे बेटे ने उसे हैवी पंच मारा है। जबकि माँ सांगू अपनी मदर को लेकर वहां पर बैठा था, अपनी नर्ची के साथ से हील कर रहा था और कहता है कि मदर क्या तुम ठीक हो। तो अपनी नर्ची उसकी बॉडी के अंदर डालने के बावजूद भी उसकी मदर की हालत ठीक नहीं हो रही होती तो उसकी मदर उसे कहती है कि बेटा मुझे यहाँ पर से भाग कर चले जाओ। गू ग्योहा एक बहुत ही कमीनी और बहुत ही खतरनाक औरत है, वो यहाँ पर से तुम्हें नहीं छोड़ेगी, मैं तो यहाँ पर मरने वाली हूँ लेकिन बेटा तुम यहाँ पर से चले जाओ। तो हमारा सांगू रोते हुए कहता है कि नहीं मॉम मैं यहाँ पर कैसे जा सकता हूँ, आपने यहाँ पर ये क्यों किया, इतने सालों के बाद आप यहाँ पर मुझे ली और उसके बाद आपने अपनी बॉडी के साथ मुझे कवर क्यों किया, मैं यहाँ पर अपने आप को बचा सकता था और आपको भी बचा सकता था। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि इतने सालों के बाद मेरा बेटा मुझे मिला है तो मैं यहाँ पर उसे मरने कैसे दे सकती हूँ, मैं अपने बेटे को चाहे कुछ भी हो जाए प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। और इसी के साथ उसकी मॉम उसे कहती है कि प्लीज बेटा भाग जाओ, प्लीज बेटा भाग जाओ। और वहीं पर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। मूची वहां पर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। मूची वहां पर कह रहा होता है कि मदर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मदर मुझे छोड़कर मत जाओ। तो मां सांगू कहता है कि मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, इतने सालों तक मैं जिस माँ को ढूंढता रहा आज यहाँ पर वो माँ मेरी आंखों के सामने अपनी आंखें बंद कर चुकी है, उस माँ को मैं यहाँ पर मरने कैसे दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर सभी लोगों को मार डालूंगा, मैं किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे 2 साल पहले यहाँ पर इस कमीनी गू ग्योहा को मार देना चाहिए था। तो मिशिनु से कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज अपने आप को कंट्रोल करो। तो मां सांगू से कहता है कि मैं अपनी मदर को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मेरी मदर को तुम संभालो और बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर से लेकर बाहर निकलो। तो सांगू उठकर खड़ा हो जाता है, जाकर आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है कि रेड हेयर गॉब्लिन, डेथ रीपर, वेव किंग, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिन लोगों की जान बचानी है, स्पेशली अपने म्यूरम के लोग, उन सभी लोगों को अरीना से लेकर बाहर निकलो, उन सभी लोगों को सेफ जगह के ऊपर ले जाओ क्योंकि जहाँ पर वही कुछ होने वाला है जो कि इवल एसोसिएशन में हुआ था। ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बाकी के सभी लोग भी सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर वाकई में अब बिजर्क होने वाला है। सोहा उसके ग्रैंडफादर, अलायंस लीडर और बाकी के सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा। तो मिस चिन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं, मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगी क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था कि तुम अपनी मर्डरस एनर्जी को रिलीज नहीं करोगे, तुम अपनी थंडर एंड विंड ब्लेड को कंट्रोल नहीं करोगे, तुम्हें अपने गुस्से को शांत करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे पास यहाँ पर एक फ्यूचर है जिसमें हमें जिंदा रहना है, हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ करके और ज्यादा दुश्मन नहीं बना सकते। तो सांगू से कहता है कि मिस चिन प्लीज साइड के ऊपर हो जाओ, ये एक वो काम है जो मुझे करना ही
होगा, मुझे अपनी माँ के लिए करना है, तो मुझे मेरे रास्ते से दूर हटो, क्योंकि अब आज मैं जहाँ पर किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा, कोई वादा यहाँ पर मायने नहीं रखता। और साथ ही वो सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर यूबिन अपनी तलवार लेकर खड़ा होता है और उसके सोल्जर उसके साथ होते हैं। तो शिन उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज अभी यहाँ पर से निकल चलते हैं, एक दिन हम लोग वापिस आएंगे, इन लोगों से बदला लेंगे, एक दिन रख लो, उस दिन हम लोग वापिस आएंगे, इन सभी लोगों को मार डालेंगे, पूरे के पूरे मावेंग पैलेस के लोगों को मार डालना, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर से चलो। लेकिन हमारा सांगू जो होता है वहीं पर से अपनी थंडर एंड विंड ब्लेड को निकाल लेता और कहता है कि शिन पीछे हट जाओ, मैं जहाँ पर तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरे रास्ते में मत आओ, क्योंकि आज ही वो दिन है जिस दिन मैं यहाँ पर पूरे के पूरे मावेंग पैलेस को खत्म करने वाला हूँ। तो मैं शिन कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, तो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा। तो हमारा सांगू कहता है कि मैं सभी लोगों को मार डालूंगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जब वो मर्डरस एनर्जी को रिलीज करता है तो गागली भी वहां पर उसकी एनर्जी को महसूस करता है और कहता है कि ये क्या, ये तो मर्डरस नेचर है, इसका मतलब यह कि ये लड़का इसकी बॉडी के अंदर मर्डरस एनर्जी है, वो खतरनाक एनर्जी जो कि यहाँ पर कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो हमारा गागली भी कहता है कि मुझे लगा ही था कि इस लड़के के पास कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि मर्डरस एनर्जी जो होती है वो किसी भी इंसान को एक डीमन बना देती है, वो एक इंसान नहीं रहता। तो उसकी छोटी बहन उससे पूछती है कि बिग ब्रदर ये क्या होता है, मर्डरस एनर्जी क्या होती है और एक डीमन क्या होता है। तो उसका भाई उसे कहता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर खुद ही देखने को मिल जाएगा कि जब यहाँ पर मर्डरस एनर्जी एक्टिवेट होगी तो ये लड़का एक डीमन की तरह सभी को मारना शुरू कर देगा। तो इसी के साथ किंग मोरियोंग जो होता है वो भी यहाँ पर हमारे सांगू को पहचान लेता है और कहता है कि मैं इस एनर्जी को पहचानता हूँ, 2 साल पहले यही लड़का आया था जिसने आकर हमारे पैलेस के ऊपर अटैक किया था, तुम्हारी माँ का बाजू भी इसी ने काटा था। वो अपने बेटे यूबिन से कहता है कि यही वो कमीना है जिसने तुम्हारी माँ का बाजू काटा, 2 साल पहले हमारे ऊपर अटैक हुआ था, तुम्हें याद होगा कि हम लोग इस बंदे को ढूंढ रहे थे, अब ये काफी ज्यादा अलग लग रहा है, लेकिन ये है वही कमीना, ये वही कमीना है। तो गू ग्योहास की बात सुनने के बाद सोच रही होती है, इसका मतलब यह है कि 2 साल पहले जब इसने हमारे पैलेस के ऊपर अटैक किया था उस वक्त इसकी टारगेट जो थी वो मैं थी, क्योंकि ये मुझे मारना चाहता था, ये इसी कमीनी का बेटा था और ये गोजिन का बेटा था, इसलिए मुझे मारने के लिए आया था। गू ग्योहा चलाकर अपने बेटा यूबिन से कहता है कि मेरे बेटे प्लीज यहाँ पर इसको मार डालो, इस कमीने को मार डालो। सांगून से कहता है कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितने लोग हैं जो कि मावेंग पैलेस है मैं सभी लोगों को एक एक करके मारने वाला हूँ, तुम में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचेगा। तो वेव किंग कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ मैं पहले भी देख चुका हूँ। और इसी के साथ यूबिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मावेंग पैलेस के लोगों की इंसल्ट करके और मेरी माँ का एक बाजू काटने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा। जबकि माँ सांगू से कहता है कि हाँ मैं किंग ऑफ डेथ का बेटा हूँ और मैं 2 साल पहले तुम्हारे पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए भी आया था, उस वक्त मैं गू ग्योहा को मारने के लिए आया था। क्या मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ और बताऊं? मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ। आज से 7 साल पहले तुम्हारे नाना मास्टर गू और साथ में माजे उन दोनों को भी मैंने मारा था, उन दोनों कमीनों ने मेरे डैड को मारने की कोशिश की और मैंने उनको मार डाला। ये बात सुनते ही यूबिन और साथ में गॉगलिक उन दोनों को भी एक झटका लगता है, क्योंकि गॉगलिक को पहले ये बात नहीं पता थी और वो फाइट में एंटर भी नहीं होना चाहता था, लेकिन अब जबकि उसके बाप को इसने मारा तो वो भी बदला लेने के लिए जरूर एंटर होगा। और हमारे सांगू के दोस्त वहां पर सोच रहे थे कहीं ये बेवकूफ तो नहीं है, इसने यहाँ पर ये क्या कर दिया। यहाँ पर वो बच रहा था माजे के लोगों से, माजे के लोग फाइट में एंटर नहीं होते, लेकिन अब जबकि उन्हें पता चल चुका है कि उनके बाप को भी इसने मारा तो वो लोग फाइट में जरूर एंटर होंगे। हमारा सांगू अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जैसे वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो वेव किंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये शुरू होने वाला है, जिस तरह से इसने इवल एसोसिएशन को खत्म किया था हमें यहाँ पर से निकलना होगा। तो डेथ रीपर अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग प्लीज यहाँ पर से पीछे हटो, यंग मास्टर वहां पर अपनी थंडर पावर को रिलीज करने वाले हैं। तो हमारा सांगू वहां पर जैसे अपनी थंडर एंड विंड पावर को रिलीज करता है तो सभी मावेंग पैलेस के लोग पीछे की तरफ हटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन सभी के ऊपर बहुत सा प्रेशर पड़ रहा होता है। तो सांगू कहता है कि सभी लोग यहाँ पर वेट करो, एक एक करके सभी को मारूंगा, तब तक तुम सभी लोगों को मारता रहूंगा जब तक कि मावेंग पैलेस के सभी लोग यहाँ पर मर नहीं जाते, चाहे यहाँ पर मुझे खून की नदियां क्यों ना बहानी पड़े, मैं सभी को मार डालूंगा। और इसी के साथ वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, आम सोल्जर जो होते हैं वो काफी घबरा रहे होते हैं, जबकि यूबिन जो होता है उसे तो फाइट करनी ही पड़ेगी। तो यूबिन कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, हमें इस लड़के के ऊपर अटैक करके इसको पहले मारना होगा। तो यूबिन और उसका गार्ड जो होता है वो दोनों सबसे पहले भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं इसी के साथ ही मां सांगू अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी मर्डरस एनर्जी जो होती है वहां पर स्पाइक्स बनकर उन सभी के ऊपर अटैक करती है। और वो स्पाइक्स जो होते हैं उसके पीछे जितने सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग उसके साथ हिट होते हैं, वहीं पर मर जाते हैं। क्योंकि यूबिन जो होता है वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, तो इसी वजह से वो यहाँ पर काफी अच्छे से अपने आप को संभाल पा रहा था, वो अटैक्स को अवॉइड करते करते उसके करीब पहुंच जाता है। जबकि हमारा सांगू जंप करते हुए आगे बढ़ता है और उसकी तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराता है। तो यूबिन उसे कहता है कि चाहे तुम फाइटिंग में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, तुम यहाँ पर मुझसे नहीं जीत पाओगे। लेकिन हमारा सांगू जो होता है वहीं पर से उसके ऊपर अटैक करते करते उसका एक बाजू काट देता है। तो जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है तो यूबिन का एक बाजू कट जाता है और उसकी मदद चलाकर उसे कहती है बेटा यूबिन। तो हमारा सांगू जो होता है उसे कहता है कि चिल्लाओ मत, अगली बारी तुम्हारी होने वाली है। और जैसे वो उसका गला काटने लगता है तो किंग मोरियोंग जो होते हैं वो अपने बेटे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं उसे बचाने के लिए। लेकिन हमारा सांगू उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और स्ट्राइक के साथ किंग मोरियोंग की तलवार भी टूट जाती है और साथ ही किंग मोरियोंग का पेट
भी कट जाता है, जिसकी वजह से किंग मोरियोंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है, मर जाता है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 98 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे अब आगे और क्या होने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 99 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सांगू जो होता है वो किंग मोरियोंग को मार डालता है और साथ ही यूबिन का एक बाजू भी कट जाता है। किंग मोरियोंग के मरने के बाद हमारा सांगू जो होता है आगे की तरफ बढ़ता है। यूबिन उसके सामने खड़ा होता है तो वो यूबिन की तरफ अपनी तलवार करता है। यूबिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जब किसी के साथ ही गू ग्योहा अपने सोल्जर से कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर उस कमीने के ऊपर अटैक करो ताकि मेरे बेटे को बचाया जा सके। लेकिन गार्ड्स बेचारे बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं, उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि अगर यंग मास्टर और साथ में किंग मोरियोंग दोनों मारे गए हैं तो वो गार्ड्स क्या ही कर पाएंगे। तुम्हारा सांगू जो होता है वहां पर अब गू ग्योहा की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करता है और यूबिन जो होता है वहां पर एक बाजू कटने के बाद भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसकी मॉम को मारने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। तो उसकी मॉम जो होती है वो चलाकर कहते हैं गार्ड्स जल्दी से मेरे सामने आकर मुझे प्रोटेक्ट करो। लेकिन इसी के साथ ही यूबिन जो होता है अपने दूसरे हाथ में पावर्स को रिलीज करता है और हमारे सांगू के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। और जब वो पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है तो हमारा सांगू वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है जिससे यूबिन की गर्दन कट जाती है और यूबिन वहीं पर मर जाता है। और इस बात से गू ग्योहा को एक जबरदस्त झटका लगता है, वो एक जोरदार चीख मारती है। तो हमारा सांगू अब उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जब वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है वहीं पर गॉगलिब नीचे उतर आता है और उसे आकर एक जबरदस्त पंच दे मारता है। तो उसका पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो उस पंच के साथ हमारा सांगू जो होता है पीछे की तरफ गिरता है क्योंकि गॉगलिब जो है वो यंग मास्टर यूबिन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तुम्हारा सांगू उसकी तरफ देखता है और साथ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बीच में क्यों आ रहे हो। और इसी के साथ ही गॉगलिब अपनी तलवार लेता है, अपनी तलवार लेकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने लोगों से कहता है कि सभी लोगों को यहाँ पर से लेकर जाओ, ये फाइट सिर्फ और सिर्फ मेरी है, अपने बाप का बदला मैं अकेले लूंगा। वैसे भी तुम में से कोई भी यहाँ पर इसे फाइट करके फाइट में जीत नहीं पाएगा, तो मैं अकेले यहाँ पर इस फाइट को निपटाऊंगा। अगर मैं जीत गया तो अपने बाप का बदला ले पाऊंगा, अगर मैं हार गया तो समझ लो कि मेरे बाप का बदला नहीं ले सकता। तो उसका सोल्जर उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज यहाँ पर जरा सोच लें, क्या वाकई में यहाँ पर इसे फाइट करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर एक यंग मास्टर के तौर पर नहीं बल्कि मैं एक बेटे के तौर पर फाइट करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं माजे के पैलेस मास्टर की तरह यहाँ पर फाइट नहीं करूंगा बल्कि एक बाप का बेटा होने के नाते से फाइट करने वाला हूं। तुम्हारा सांगू से कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर अपनी तलवार मेरी तरफ की तो फिर उसके बाद तुम भी यहाँ पर उन्हीं लोगों की तरह मरोगे जिस तरह यूबिन यहाँ पर मरा है। तो वो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी तलवार नहीं निकालूंगा, तुमने मेरे बाप की जान ली है तो मैं यहाँ पर अपने बाप की मौत का बदला लेने वाला हूँ। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप की जान ली थी जिसकी वजह से मैंने अपने बाप की मौत का बदला लिया और तुम्हारे बाप को मार डाला और वो ग्रज वहां पर खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि अगर अब तुम यहाँ पर तलवार उठाओगे तो फिर मुझे तुम्हें भी यहाँ पर मारना पड़ेगा। जब किसी के साथ ही गॉगलिब उसे कहता है कि लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक एक बेटा अपने बाप की मौत का बदला ना ले ले तब तक ये ग्रज खत्म नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पर तुमसे 1-on-1 फाइट करूंगा ताकि मैं यहाँ पर अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी तलवार उठानी पड़ेगी और मुझसे फाइट करो ताकि तुम यहाँ पर अगर या तो मुझे मार डालो या फिर तुम यहाँ पर खुद मर जाओ। तो इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर एनर्जी को रिलीज करता है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले यहाँ पर कितने लोगों की जान ले लिया, एक और की जान ले लेता हूँ जो मेरे खिलाफ अपनी तलवार उठा रहा है। और इसी के साथ ही सांगू बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे वो करीब पहुंचता है तो गॉगलिब उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो उसकी स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है लेकिन सांगू की स्ट्राइक्स उससे भी पावरफुल होती हैं जिसकी वजह से गॉगलिब जो होता है पीछे की तरफ गिर रहा होता है। तो हमारा सांगू तलवार लेकर उसके करीब पहुंच जाता है, जाकर उसके ऊपर करीब जाकर अटैक करता है लेकिन गॉगलिब फिर से अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक्स को अवॉइड कर लेता है। तो वहां पर उसके अटैक्स को अवॉइड करने के चक्कर में गॉगलिब सीधा ग्राउंड के ऊपर आकर गिरता है। तो सांगू अब वहां पर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है लेकिन वो जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर चला जाता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके। और हमारा सांगू वहीं पर से फिर साइड के ऊपर घूमता है, अपनी एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जबकि गॉगलिब भी बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगा रहा था। वो ऊपर जंप करने के बाद एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। सांगू उसकी स्ट्राइक को अवॉइड करते साथ ही अपनी ब्लैक एनर्जी जो कि मर्डरस एनर्जी होती है उसके साथ स्पाइक्स बनाकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। गॉगलिब अपनी जो अपने उसने केप पहना था उसको सामने करते हुए अटैक्स को अवॉइड कर रहा था लेकिन इतनी देर में सांगू उसके करीब पहुंच जाता है। तो गॉगलिब सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है तो वो नीचे की तरफ झुककर अपनी तलवार उसकी कमर के अंदर दंसा देता है। तो हमारे सांगू का थंडर एंड विंड ब्लेड जैसे उसकी कमर के अंदर दंसता है इसी के साथ ही वो उसकी गर्दन के ऊपर एक जबरदस्त किक भी मारता है। तो जब सांगू से किक मारता है तो इसी के साथ ही गॉगलिब सीधा ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है। उसके ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद अब हमारा सांगू अपनी तलवार लेकर सीधा उसे स्टैब करने के लिए नीचे की तरफ आता है और अपनी तलवार जैसे उसको स्टैब करने लगता है उसके छोटे बहन भाई दोनों चिल्लाकर कहते हैं बिग ब्रदर प्लीज वहां पर से हटो, लेकिन हटने का टाइम नहीं होता। जैसे वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है वहीं पर ग्रैंड
ग्रैंडपा और मास्टर माबॉक भी पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर आने में देरी हो गई, यहाँ पर तो पहले से काफी कुछ हो चुका है। सभी लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ होगा, क्योंकि वो लोग धूल मिट्टी हटने का वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि सांगू जो था वो डायरेक्टली उसके सर के ऊपर अपनी तलवार दंसाने के लिए, अटैक करने के लिए नीचे उतरा था। लेकिन हमारे सांगू ने गागलिब के सर में अपनी तलवार नहीं दंसाई होती, बल्कि उसके साइड के ऊपर तलवार को लगाया होता है ताकि उसे जिंदा छोड़ दे। तो गागलिब उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ रहे हो। तो हमारा सांगू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ूंगा, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे आवाज दी थी। ग्रैंडपा ने कहा कि रुक जाओ, क्योंकि ग्रैंडपा दूर से आते चलाकर उसे कहता है कि रुक जाओ, तो इसी वजह से हमारा सांगू रुक गया होता है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम अपने किए हुए वादे को भूल चुके हो, मैंने तुमसे कहा था कि थंडर एंड विंड ब्लेड को इस तरह से यूज मत करना। तो हमारा सांगू जो होता है उनके कटे हुए बाजू की तरफ देखता है कि उसके ग्रैंडपा ने जहां पर उसके लिए अपना बाजू कटवाया था, तो उसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है उठकर खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ से उनके मंत्री जो होते हैं वो भी आके पड़ते हैं और आकर उसे कहते हैं कि बेटा डोंग बैंग प्लीज यहाँ पर अपनी स्वर्ण को वापस रख लो, हम लोग भी यहाँ पर हार मानते हैं। मुझे इस बार में पूरी तरह से श्योर है कि हमारे यंग मास्टर गागलिब को भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि वो तुमसे फाइट को जीत नहीं सकते, और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इस बात को इग्नोर कर देंगे कि उसके बाप की मौत तुम्हारी वजह से हुई थी। और आज के बाद से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम में से कोई भी यहाँ पर, यानी हमारे माजे के लोगों में से कोई भी अपने किसी भी बंदे को तुम्हें मारने के लिए या फिर तुम्हारा पीछा करने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं भेजेगा। तो अपने यंग मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर गागलिब प्लीज आप भी यहाँ पर कुछ कहें। तो गागलिब उसे कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारे फोर्ट्रेस की तरफ से कोई भी तुम्हें मारने के लिए या फिर तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आएगा। तो सांगू उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार उठाकर खड़ा हो जाता और कहता तो फिर ठीक है, अपने लोगों को लो, यहाँ पर से चले जाओ। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हारे पैलेस की तरफ से कोई एक बंदा भी मुझे मारने के लिए हमारी म्यूरियम अलायंस की तरफ आया तो उसके बाद मैं तुम्हारे पूरे के पूरे पैलेस को बर्बाद कर दूंगा, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हर एक को मार डालूंगा। ये बात सुनने के बाद गागलिब जो होता है वो उठकर वापस चला जाता है, जबकि मास्टर माबॉक उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो। तो मास्टर सांगू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और साथ ही वो ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडफादर प्लीज माफ करिएगा, बस एक छोटा सा काम रह गया, मैं उसे पूरा कर लूं, उसके बाद हम लोग वापस चलते हैं। और साथ ही मास्टर सांगू गू ग्योहा की तरफ देखता है, तो गू ग्योहा अपने सोल्जर से कहते हैं कि कोई तो यहाँ पर इसको रोको, कोई इस कमीने को रोक लो। तो मास्टर सांगू जब आगे बढ़ने लगता है तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि प्लीज बेटा ऐसा मत करो, रुक जाओ, ये मत करना, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर और ज्यादा मर्डर्स करना जरूरी है, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जितना तुमने कर लिया इतना काफी है, तुमने यहाँ पर उसके बेटे की जान ले ली, तुमने यहाँ पर उसके हस्बैंड को मार दिया, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा बदला पूरा हो जाना चाहिए, अब इस गू ग्योहा को जाने दो, तुम्हें इस यहाँ पर माफ करना होगा। तुम्हारा सांगू उसकी बात सुनने के बाद खामोश होता है, साथ ही वहां पर गू ग्योहा की तरफ घूर कर देखता है और गू ग्योहा भी उसे कहती है कि हाँ प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो, मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारा सांगू वहां पर अपने ग्रैंडपा की बात मान लेता है और साथ ही वहां पर गू ग्योहा की माफी भी कबूल करता है, साथ ही अपनी तलवार को ऊपर हवा में उड़ा देता है। तुम्हारा सांगू जब अपनी तलवार को हवा में उड़ा देता है तो वो सभी लोग देखकर काफी हैरान होते हैं और सभी लोग खुश भी होते हैं कि सांगू ने यहाँ पर गू ग्योहा को माफ कर दिया, यानी कि ये मर्डरस एनर्जी यहीं पर कंट्रोल होने वाली है। और ग्रैंडपा कहता है कि चलो शुक्र है कि मेरे पोते ने यहाँ पर मेरी बात मान ली। लेकिन इसी के साथ ही वो तलवार जो होती है ऊपर आसमान में जाने के बाद बड़ी तेजी के साथ शू करके नीचे की तरफ आती है और सीधी आकर गू ग्योहा का सर उड़ा देती है। और ये देखने के बाद गू ग्योहा की बेटी जो होती है वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तुम्हारा सांगू कहता है कि मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, पिछले 20 साल से मैं जिस दर्द से गुजरा हूँ, मेरी माँ जिस दर्द से गुजरी है, मेरे डैड को मरवा दिया गया, मैं उस दर्द को कैसे भूल सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 99 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड्स एंड स्कार्स की एपिसोड 100 और लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो इसकी एंडिंग बहुत ज्यादा कमाल की है, काफी ज्यादा मजेदार लगी, मुझे तो मजेदार लगी, आप लोगों को शायद लगती है या नहीं। पहले स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। तो लास्ट सीन हमने वहां पर देखा था जहां पर ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में हमारा सांगू जो होता है मावेंग पैलेस के साथ अपना बदला कंप्लीट कर लेता है, किंग मौर्यों को मारकर, यूपिन को मारकर और साथ में गू ग्योहा को मारकर। और उसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है 8 महीने के बाद का दिखाया जाता है। म्यूरियम अलायंस में काफी ज्यादा शांति हो चुकी है क्योंकि इवल एसोसिएशन खत्म हो गई, मावेंग पैलेस खत्म हो गया और बैलेंस तो वैसे ही क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारे सांगू की मदर जो होती हैं वो अभी तक जिंदा होती हैं और मदर मूची के साथ सुबह सुबह जो होती है वो घर से निकल जाती है। तो हमारा सांगू से कहता है कि मदर तुम्हें सुबह सुबह हर रोज जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कमाता हूँ ना, तुम्हें यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है। तो मदर उसे कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे काम करने की आदत है और मैं और मेरा बेटा मूची हम लोग जंगल में जाते हैं और वहां पर जाकर जड़ी बूटियां लेकर आते हैं, हमें ऐसा करना बहुत ज्यादा पसंद है। हमारा सांगू से कहता है कि मॉम यहाँ पर गर्मियां आने वाली है, मौसम काफी
काफी ज्यादा अच्छा है, क्यों ना तुम पास की मार्केट में जाओ, जाकर अपने लिए कुछ शॉपिंग करके आओ, मैं जॉन हो को तुम्हारे साथ भेज दूंगा, डेथ रीपर तुम लोगों के साथ जाएगा ताकि तुम्हारी रक्षा हो सके। तो वो से कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हमें कौन सा खतरा है, सभी खतरे तो टल चुके हैं, मेरा बेटा इतना स्ट्रॉन्गर है, पूरी म्यूरम में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही नाम है, अब यहाँ पर हमें कौन सा खतरा हो सकता है। और इसी के साथ ही वो दोनों से बाय बोलकर चले जाते हैं, जबकि मां सांगू खुद वहां पर अपने काम पर जाता है, क्योंकि अब अभी भी वो यहाँ पर एक बैकडोर गार्ड है, तो वो कहता है कि मैं भी काम पर जा रहा हूँ। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है अलायंस लीडर का दिखाया जाता है कि अलायंस लीडर जो होते हैं उनके पास मास्टर बुक आते हैं और मास्टर बुक को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनकी तरफ एक बड़ी आर्मी आ रही है। तो वो कहते हैं कि अब क्या हो रहा है, क्या माजे के लोग बड़ी आर्मी लेकर आ रहे हैं या फिर मावेंग पैलेस के बचे कुछ लोग आर्मी लेकर आ रहे हैं। और वो मिस डैंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन यहाँ पर आर्मी लेकर आया होगा। तो मास्टर बुक कहते हैं नहीं सर, ये रॉयल आर्मी है, रॉयल आर्मी की एक बहुत बड़ी टुकड़ी यानी मिंग आर्मी हमारी तरफ आगे बढ़ रही है। तो वो कहता है क्या रॉयल आर्मी, और रॉयल आर्मी हमारी तरफ क्या करने के लिए आई होगी। तो मास्टर बुक कहते हैं सर उनके साथ हमारे एम्परर भी हैं, यंग एम्परर उनके साथ है और साथ उनके साथ एक बड़ी कैरेज भी हो सकता है कि प्रिंसेस भी उनके साथ ही हो। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर उनसे मिलने के लिए बाहर चले जाते हैं, जबकि यहीं पर हमारे सांगू को दिखाते हैं कि सांगू अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद वापस आ रहा था क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट थी। तो मिस शिन से कहता है कि आज रात तो मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर दी, पूरी रात में जागता रहा जिसकी वजह से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। और साथ ही वो से कहता है कि क्या यहाँ पर मुझे कोई और जॉब नहीं मिल सकती, मैं यहाँ पर बैकडोर गार्ड बनकर अब काफी ज्यादा उकता चुका हूँ, ये बहुत ज्यादा बोरिंग जॉब है, अब तो यहाँ पर कुछ एंजॉय करने को भी नहीं है, कुछ मजा भी नहीं होता। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर रेड हेयर गोब्लिन की तरह कोई और काम करना चाहिए, नहीं उसकी तरह मुझे भी यहाँ पर बाउंटी हंटिंग करनी चाहिए, कम से कम मैं बाहर जाकर लोगों का शिकार तो करूंगा। तो मिस शिन उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि रेड हेयर गोब्लिन ने अब वो काम छोड़ दिया है, अब तो वो बिल्कुल भी वो काम नहीं करता। तो हमारा सांगू से कहता है लेकिन वो आजकल है कहां पर, पहले तो वो डेथ रीपर और मेरे साथ यानी कि हमेशा मेरे आस-पास घूमता रहता था, लेकिन आजकल वो मुझे दिखाई नहीं देता। तो मिस शिन हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे रेड गोब्लिन को प्यार हो गया है, वो यहाँ पर सोहो के साथ साथ रहता है, जब से सोहो से मिली है तब से वो उसके आसपास घूमता रहता है। पहले तो वो यहाँ पर उससे चिढ़ता था कि वो उसके साथ यानी कि वो एक बच्ची के साथ घूम रहा है, लेकिन उसके बाद अब जब भी मैं उसे देखती हूँ तो वो ब्लश करना शुरू कर देता है और जब भी वो यहाँ पर देखो सोहो का वेट करता रहता है। तो मां सांगू से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो दोनों यहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल सकता है। तो वो कहती है कि मुझे 100% क्लियर है कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं यहाँ पर रेड गोब्लिन को देखती हूँ तो वो उसका वेट कर रहा होता है, हालांकि वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों की केमिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी है और मुझे लगता है कि सोहो भी उसे पसंद करने लगी है। मां सांगू कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारा रेड गोब्लिन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बड़े से दानव की तरह है, उससे भी यहाँ पर किसी से प्यार हो सकता है, वो भी सोहो जैसी एक लड़की से जो हर वक्त झगड़ती रहती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमारे रेड गोब्लिन को सोहो के अंदर दिखाई क्या दिया, वो तो हर वक्त चिल्लाती रहती है। चलो खैर उन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी है। और इसी के साथ ही वो लोग चलते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर सामने मिंग आर्मी दिखाई देती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या यहाँ पर रॉयल आर्मी क्या कर रही है। तो मां सांगू कहता है कि रॉयल आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है, लगता है कि हमारे अलायंस लीडर ने इनके पास से पैसे उधार लिए होंगे, इसी वजह से यहाँ पर इतनी आर्मी उनके पास से पैसे वापस लेने के लिए आई है। तो शीन उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो पैसे वापस लेने के लिए आए हैं, मुझे तो कोई और मसला लगता है, आखिर यहाँ पर यंग एम्परर अपनी आर्मी को लेकर क्यों आया होगा। तो मां सांगू से कहता है कि यहाँ पर तो वाकई में बहुत सारे लोग हैं, आज चलो वहां पर चलकर देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। लेकिन जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं इसी के साथ ही वहां पर जितने सोल्जर्स होते हैं सभी साइड के ऊपर हट जाते हैं, क्योंकि म्यूरियम अलायंस लीडर वहां पर यंग एम्परर के पास खड़े होते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं और वो लोग उसी तरफ इशारा कर रहे होता है कि वो देखो वो तुम्हारा कल्प्रिट सामने खड़ा है। तो हमारा यंग एम्परर जो होता है वो हमारे सांगू की तरफ देखता है। मिस शिन कहते हैं कि ये लोग तो तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यंग एम्परर जो होता है वो म्यूरियम अलायंस लीडर से कहता है कि प्लीज यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोगों को यहाँ पर से जाने का बोलो। तो वो कहता है जी एम्परर मैं सभी को यहाँ पर से भेज देता हूँ और सभी लोगों को वहां पर से भेज दिया जाता है। और इसी के साथ वो लोग अपनी कार्ड को भी वहां पर अंदर ले आते हैं और हमारा सांगू जो होता है वो एम्परर के सामने खड़ा आता है और उसे कहता है कि दोस्त काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, 8 महीने के बाद तुम यहाँ पर अपनी आर्मी लेकर क्यों आ गए हो। तो वो उसे कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो बहुत ही बुरे एक्सप्रेशंस के साथ उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ। तुम्हारा सांगू से कहता है क्या हुआ, लगता है कि तुम्हारा पेट खराब है, तुम अचानक से यहाँ पर इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम्हारे इमोशंस को देखकर लगता है तुम काफी ज्यादा गुस्से में हो। तो यंग एम्परर से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर गुस्सा भी ना हूँ। तुम्हारा सांगू से कहता है क्या तुम बताओगे भी कि हुआ क्या है, तुम यहाँ पर इतने गुस्से में क्यों और तुम अपनी आर्मी लेकर यहाँ पर हमारी अलायंस में क्यों आए हो। तो यंग एम्परर से कहता है कमीने कहीं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तुम्हारी गलती है कि मैं यहाँ पर इतनी आर्मी लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें पकड़ा जा सके। तुम्हारा सांगू कहता है क्या मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया। उसी के साथ यंग एम्परर से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने क्या बुरा किया है। और इसी के साथ यंग एम्परर जो होता है वो कैरेज का दरवाजा खोलता है, वहां पर से अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि वाओ प्रिंसेस होरियोंग भी तुम्हारे साथ आई है। तो प्रिंसेस होरियोंग जैसे वहां पर नीचे उतरती है तो उसके पेट की तरफ देखता है, उसका पेट निकला होता है यानी कि वो प्रेग्नेंट होती है। तो सांगू से कहता है कि ये क्या, ये तो प्रेग्नेंट होगी, क्या तुमने इसकी शादी कर दी। तो इसी के साथ हमारा यंग एम्परर गुस्से के साथ से कहता है बेवकूफ कहीं कि मुझे लगता है कि तुम्हें मार मार कर मुझे
मार देना चाहिए, बेवकूफ कहीं के, किस तरह की बातें कर रहे हो। तो सांगू कहता है क्या, जहां पर क्या चल रहा है मुझे समझाओगे। तो यंग एम्परर से कहता है कि मैंने यहाँ पर फैसला किया है कि आप प्रिंसेस होरियोंग यहीं पर रहेगी। तो सांगू कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, प्रिंसेस होरियोंग यहाँ पर क्यों रहेगी। तो यंग एम्परर से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अपने किए की जिम्मेदारी नहीं लोगे, कमीने कहीं के, तुम किस तरह के इंसान हो, तुमने जो कुछ भी किया अब उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी बहन के साथ ये सब कुछ किया है। तो मां सांगू से कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इसी के साथ ही उसे कहता है कि ये अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर ये रॉयल पैलेस की प्रिंसेस है, इसी वजह से ये गार्ड के साथ शादी नहीं कर सकती अपने स्टेटस की वजह से, इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ पर अपनी लिनिएज से इसे रिमूव कर दूंगा, यानी कि आज के बाद से पैलेस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, और उसके बाद से आज के बाद यहीं पर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहेगी और तुम दोनों की यहीं पर शादी होगी। तो मां सांगू से कहता है कि मेरे पास तो पहले से एक वाइफ है, मैं यहाँ पर और वाइफ कैसे रख सकता हूँ, और होरियोंग और तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो। तो वो से कहता है कि कमीने कहेंगे क्या तुम मरना चाहते हो, तुम यहाँ पर मेरी बहन यानी एम्परर की बहन से कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, क्या तुम यहाँ पर किंग के ऑर्डर्स के खिलाफ जाना चाहते हो। तो सांगू कहता है कि अगर जबरदस्ती करोगे तो फिर मुझे ऑर्डर्स के खिलाफ जाना पड़ेगा। तो यंग एम्परर से कहता है तो फिर मुझे यहाँ पर अपनी रॉयल आर्मी को यूज करना पड़ेगा, मेरे पास जितनी पावर है मैं सारी पावर को यूज करूंगा, और जहां पर भी तुम जाकर अपना घर बसाने की कोशिश करोगे मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगा। सांगू कहता है लेकिन तुम यहाँ पर मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो। तो उसे कहता है पहले तुमने यहाँ पर मेरी बहन के साथ ये सब कुछ कर, उसके बाद अब तुम यहाँ पर एक मासूम बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुमने मेरी बहन को प्रेग्नेंट किया है। तो ये बात सुनते अलायंस लीडर कहते हैं क्या सांगू ने प्रिंसेस को प्रेग्नेंट कर दिया। तो मां सांगू कहता है कि तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन उस वक्त तो हमें पॉइजन दिया गया था और हमें तो पता भी नहीं था कि हम लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, वो पॉइजन की वजह से हुआ था। और प्रिंसेस वहां पर रोना शुरू कर देती है। तो मां सांगू कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं तो बुरा फंस गया हूं। और साथ ही वो मिस शिन की तरफ देखता है, मिस शिन उसे घूर कर देख रही होती है क्योंकि अब वो दोनों के बीच में यहाँ पर फंस चुका है। तो सांगू कहता है रुको रुको रुको, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सोचने के लिए समय चाहिए, तुम लोग यहाँ पर रुको और मैं जाकर किसी शांत जगह के ऊपर बैठकर सोचता हूँ कि मुझे इस बारे में क्या करना। और इसी के साथ ही मां सांगू वहां पर से उड़कर भाग जाता है। तो जब वो वहां पर से भागकर जा रहा था, इसी के साथ ही यंग एम्परर चिल्लाकर कहता है कि म्यूरियम अलायंस लीडर और साथ में मिंग आर्मी सभी लोग यहाँ पर अपने सोल्जर्स को रेडी करो, जाकर इस कमीने को पकड़ कर लाओ, इससे मेरी बहन से शादी करनी ही होगी। जबकि हमारा सांगू वहां पर से भागकर चला जाता है और वो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग इसे पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि इस वक्त ये म्यूरियम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और यहीं पर हमारी एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आप सभी लोगों को इसकी एंडिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको ओवरऑल सीरीज कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो इस सीरीज में काफी ज्यादा मजा आया और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज थी।